अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। आपका दिन का आगाज़ हो चुका है और हमारे भी दिन का आगाज़ हो चुका है और हम सब यहाँ पर आते हैं आपके साथ अपने दिन का आगाज़ करने के लिए, ताकि हम जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आते हैं जिनसे आप और हम सब बहुत कुछ सीख सकें और उसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें। तो सबसे पहले हम अपनी जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। हमारा अगला सेगमेंट भी होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, बातें जानेंगे भी, सीखेंगे भी। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो जनाब हमने देखा कि नवाज़ लीग जो सिंध की क़यादत है उसमें लगता है कि शदीद इख्तलाफात हैं और नवाज़ लीग सिंध के सदर जो हैं बशीर मेमन साहब, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से उनका जो है वो टकराव हो गया है। तो अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, ये आपसी इख्तलाफात ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अपनी जमातों को स्ट्रॉन्ग करना है बल्कि दूसरों लोगों के साथ अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं, उनको मिलाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अहम होता है। तो क्या सिनेरियो बनेगा, आज हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते हैं उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो उस हवाले से भी क्या हैपनिंग होगी हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। उसके अलावा महकमा बल्दियात में जो जालसाज अफसरान हैं उनकी जाली भर्तियों का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं रुक सका है और महकमा बल्दियात सिंध में मुबैना तौर पर जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि घोष मुलाजमीन जो है वो हर इदारे में, हर महकमे में पाए जाते हैं, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इदारे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन मौजूद हैं और उनकी भर्तियाँ होने का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा एक और अहम खबर ये कि महकमा बराए इंसानी हुकूक का जो शिकायती सेल है उसके मुलाजमीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन मौजूद हैं उनकी तनख्वाहों के इशूज़ हैं, तनख्वाहें लेट होती हैं, मिलती नहीं हैं, वक्त पर नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुलाजमीन की भर्तियाँ होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जो सेल का निज़ाम चलाने के लिए मुलाजमीन हैं उनकी भी भर्तियाँ की गई, लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनको निगरां हुकूमत में तनख्वाहें देना बंद कर दी गई। तो ये अहम इशू उठाया गया, इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा हमने देखा कि कराची में जो मुसल्लह डाकू हैं उन्होंने एक अस्पताल में सोलर पैनल्स और लैपटॉप्स चोरी कर लिए। तो जी जनाब, अब जो अस्पताल हैं वो भी महफूज नहीं है। शहरी जो थे वो सड़कों पर तो लुट ही रहे थे, घरों में भी वारदातें हो रही थी। अब ये मामला अस्पतालों तक जा पहुंचा है। तो मरीज़ भी महफूज नहीं है और जो मरीज़ को दाखिल करवाने लेकर आए हैं वो भी महफूज नहीं है। और यहाँ तो ये खबर देखते हुए लग रहा है कि इक्विपमेंट भी महफूज नहीं है, क्योंकि जो लैपटॉप्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, वही उठाकर वो लोग ले गए हैं। एक और अहम खबर ये कि जो सीमेंट की प्राइसेस हैं उनमें इजाफा दिखाई दिया गया है और मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा सा भी इजाफा किसी चीज़ में होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आवाम की जेब के ऊपर आता है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है या आप बिज़नेस की बात करें तो वो इतना कोई जो ना फ्लो उसमें दिखाई दे नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डाउन हुई हुई है। तो ऐसे में जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा मार्केट स्लो हो जाती है। तो इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा एक और वाक़या पेश आया कि हम जो बात कर रहे हैं बार बार के शहर कराची में लूट मार का बाजार गर्म है। तो एक निजी कंपनी का राइडर जो कि फ़ूड प्रोवाइड करता था उसको गोली मार दी गई है और क्योंकि उससे मोबाइल वगैरह छीनने के लिए आए, पैसे छीनने के लिए आए, उसने मज़ाहमत की तो उसे सड़क पर मार दिया गया। और ये वाक़या पेश आया नॉर्थ कराची सेक्टर 7D में। ये जो है ऑनलाइन डिलीवरी का राइडर काम करता है। कितने पैसे होंगे उसके पास जो लेने के लिए, कौन सा ऐसा कोई आला अरफा मोबाइल होगा जो छीनने के लिए आपने किसी एक शख्स की जो है वो जान ले ली। तो ये तमाम वाक़यात हैं। इनको जो अगर फिगर्स पर नज़र डालें तो हम देखें ना कि 100 से ज़ायद कीमती मोबाइल फ़ोन छीनने का भी इंकशाफ किया। कल एक मोबाइल चोरी की वारदात में जो कारिंदा वो गिरफ़्तार किया गया। लेकिन बात वही है कि इसके बाद हो क्या रहा है, क्या ये तमाम वाक़यात रुक रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर आज़ाद नोडियो साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आज़ाद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अयाज राना भी मौजूद है। वेलकम टू द शो अयाज। तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर। मौसम आपको पता है, सबके गले ख़राब इंक्लूडिंग में। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने चीज़ें आलूदा शहर हुआ। चौथे पाँचवें नंबर पे कराची भी है, जहाँ लाहौर पहले पे आता है। तीसरे पे है भाई, अब तो तीसरे पे ही चल रहे हैं। अब यही हालात में हमें भी काम करना है। इंडस्ट्रियल एरिया है, चीज़ें हैं, बाहर आना जाना है, ऐसे ही है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं कराची वालों को ना अभी। तो सबसे पहले ज़रा चैलेंजेस की अगर बात कर लेते हैं तो मैंने जैसे भी जिक्र किया कि एक अस्पताल में डकैती हो गई,
दूसरी तरफ राइडर को जो है वो लूट लिया गया, तीसरी तरफ ये कि जब मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं उनके साथ आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अब ये जो अब जैसे मैंने नज़र डाली है, जो हमारी फूड पांडा का जो राइडर था, कितने पैसे होंगे उसके पास जो उन्होंने लूट लिया होगा, या कौन सा ऐसा मोबाइल होगा लाखों रुपए का जो लूट लिया और उनको हासिल वसूल हो गया होगा। नमशा, ये तशवीश की बात ये नहीं है कि कितने पैसे होंगे या कितने का मोबाइल होगा। तशवीश की बात ये है कि जो ये जितनी उसकी कीमत होगी, लोगों के पास अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने खर्चे पूरे कर सकें, और वो 1000-1500 के लिए आपकी जान पे आ गए। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ये कि 1000-1500 के पीछे अब लोग आपकी जानों पे आ रहे हैं। ये एक अब जो है हुकूमत को सोचना पड़ेगा, ये चीज़ों के ऊपर सीरियस लेना पड़ेगा कि अब लोग एक ऐसी क्योस बनता जा रहा है कि आपके जो है वो गलों तक लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब उनके घरों में जिनके चूल्हे ठंडे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें बस घर में खाने के लिए कुछ लेके जाना है। जो बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से लोगों के खर्चे पूरा करना, महंगाई की रफ्तार जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए लोगों के रोज़मर्रा का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ये ऐसे वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं। आप बात करिए अस्पतालों की, यहाँ मस्जिदें महफूज नहीं है। यहाँ पर लोग मस्जिद के लाउड स्पीकर, उसके जनरेटर, ये तक हमने सुन लिया कि चोरी हो गए इन दिनों के अंदर। ये हालात हो चुके हैं। लोगों को अब खौफ खुदा तो दूर की बात है, लोग बस ये कहते हैं कि ये वक्त गुजर जाए हमारा, हमारे घर में जो बच्चे हैं या हमारे माँ बाप हैं, या मेडिसिन आजकल के दौर में जहाँ दूध दही के साथ साथ जो मेडिसिन हैं जो घरों में बुजुर्ग हैं, उसको पूरा करना कितना मुश्किल हो गया है। ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है इस वक्त हुकूमत के लिए, आने वाली हुकूमतों के लिए, कि वो क्या सोच के, वो अपनी इक़्तिदार का ही सोच के आ रहे हैं या आवाम का सोच के आ रहे हैं। इस वक्त ये फ़ैसला टर्न अराउंड करने का टाइम है, और यही वक्त है कि आपके और मेरे लिए फ़ैसले होने बहुत ज़रूरी हैं। अभी देखिए ना, दिन दिहाड़े अब ये सुबह सुबह अस्पताल में 4 डाकू पहुंच गए, मास्क पहने हुए थे, 5 बजे का वक्त था, और ये सोलर पैनल्स और इक्विपमेंट चुरा के ले गए जी, लैपटॉप चुरा के ले गए। मतलब अब कल को मशीनरी भी उठा के ले जाएंगे अस्पताल की, कहीं और से जो दिल चाहेगा वो कह रहे हैं जनरेटर चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, लाउड स्पीकर चोरी हो रहे हैं। तो आज़ाद भाई कहाँ लोग, और ये हालात कैसे कंट्रोल होंगे, कौन करेगा? सच ये है कि मैं जब घर से निकला हूँ तो मेरी गाड़ी के तीनों शीशों पर नज़र थी, लेफ़्ट राइट, जो आगे वाला शीशा है उस पर, ताकि वो डाकू आए और हो सकता है मेरे फ़ोन छीन के चला जाए, मैं कहाँ से लाऊंगा। यहाँ तक मैं आया हूँ, मैंने पूरे रास्ते में पुलिस का एक एहलकार तक नहीं देखा। सूरत हाल ये कि अस्पतालों में जब डाकू पहुँचे सुबह 5 बजे, तो डाकुओं के साथ कहते हैं जो चोरी होती है उसमें चौकीदार ज़रूर मुलव्वस होता है। हमारे यहाँ रवि सूरत हाल ये है कि हमारे जो ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन हैं, जहाँ पर चौकीदारी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, उनको उनकी तनख्वाहें, उनके जो वसाइल हैं उतने नहीं है जिसके बाद ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन हद की पुलिस को ज़रूर पता होता है कि डाकू कौन है, हद की पुलिस क्या कर रही है। इस वक्त जो निगरान सेटअप में मैं देख रहा हूँ 11 वज़रा है। मैंने आज तक कई वज़रा के दफातर में जाकर देखा, कोई वज़ीर अपने दफ्तर में बैठने को तैयार नहीं है, अपने घर से फरमान जारी करे। उनके बेटे जो महकमे चला रहे हैं, 3-3 बेटे 4-4 बेटे दफातर में चक्कर लगा के अफसरान को अहकाम जारी करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा इस वक्त सियासी सेटअप नहीं है, निगरान सेटअप जो बुरी तरह से मुकम्मल तौर पर जो है ख़राब है, जिसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं। हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, पुलिस को डायरेक्शन देने के लिए कोई अहकाम दिए नहीं जाते हैं, सिर्फ नोटिस लिया जाता है। नोटिस लेने के बाद उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब आपकी कराची पुलिस के अफसरान खुद डाकू बन जाए, लोगों घरों में जाकर डकैतियाँ करें, हालिया जो वाक़या पेश आया जो गरबी में औरंगी टाउन में, उसमें मुलव्वस कौन था? आपका SSP, आपका DSP, वो भी कहाँ का? मुराद अली शाह के गांव का। SSP कहाँ का? जो मुराद अली शाह के दौर में पूरा अरसा जो है जाम शोरों में SSP रहा, इमरान कुरैशी। और DSP जो है अपना बेजारी साहब जो मुराद अली शाह करीबी साथी थे, उनके भाई कज़न है। लेकिन इसके अफसरान खुद डाकू बन जाएं तो डाकुओं की सरपरस्ती कौन करा? ये पुलिस। अब ये देखें ना आज़ाद भाई, ये सब नाम सामने आने के बावजूद भी कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई तबादले नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, तो क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं होता। सच बात, इस वक्त सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इंतजामी जो सरबराह है वो CM सिंध है, लेकिन इंतजामी सरबराह जो ब्यूरोक्रेसी का है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध है। होता ये है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ख़ास तौर पर हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर करता है, जिसमें साइलेंट जो मुलाकात करने वाला जिसके मसाइल होते हैं
उनको सुनता है। लेकिन हमारा चीफ सेक्रेटरी वायद चीफ सेक्रेटरी है जो उनसे लोग आम साइल है उनसे मिलने को तैयार नहीं है, उनके मसाइल सुनने को तैयार, तक मसाइल सुने, आगे तक उनकी रसाई हो, उनका जो मसाइल हैं हल हो, इस तरफ किसी को तवज्जो नहीं, कोई अफसर किसी से मिलने को तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ सिंध सेक्रेटरी में सुबह से शाम तक, दफातर औका तक, लेकिन लोग आते हैं बेचारे मिलने के लिए, उनके मसाइल ऐसे मसाइल हैं आप सुन के परेशान हो जाएंगे। आप कोरोना आ जाएगा, आप दिल बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन अफसरान की बेअसी जो है जिसके बाद इस तरह के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, कोई करने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई हो तो देखा जाए तो वाकई कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब इदारों में बुरा हाल है। अभी मैंने खबर शेयर की ना आपसे कि महकमा बराए इंसानी हुकूक ने जो शिकायती सेल बनाया है उसके अपने जो मुलाजमीन हैं वो भी बेचारे इंसाफ के मुंतज़िर हैं। यानी आप शिकायती सेल बनाया गया है, उसके अपने लोगों के पास इंसाफ नहीं है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने जो है ये शिकायती सेल कायम तो कर दिया था, लेकिन उसको चलाना कैसे था, उसमें तनख्वाहें देना किसकी जिम्मेदारी थी? मुलाजमीन कहते हैं कि जो निगरां हुकूमत है उन्होंने तनख्वाहें बंद कर दी हैं। क्या मामला है आज़ाद भाई? ये मामला इस तरह है कि शिकायती सेल मुराद अली शाह सरकार ने जो खासतौर पर इंसानी हुकूक की खासतौर पर बढ़ती हुई खिलाफ वर्जी वाक़यात थे उनको रोकने के लिए कायम किया गया था, और इस शिकायती सेल को ऑनलाइन करना था। लेकिन इस वक्त निगरान सेट ने इसको ऑनलाइन तो कर दिया, डिजिटल कर दिया है शिकायत को, लेकिन मामला ये है कि इसके जो चलाने वाले जो मुलाजमीन हैं, निगरान हुकूमत का काम ये नहीं है किसी मुलाजिम को बरतरफ करे या उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करे, लेकिन सूरत हाल ये है कि निगरान हुकूमत ने आते ही जो उमर सुमरो साहब है इसके जो वजीर हैं, जिनके पास 3 महकमे भी हैं, कलमदान उनके पास हैं, लेकिन उसने क्या किया, आते ही इन मुलाजमिन की तनख्वाहें जो है बंद कर दी। तनख्वाहें बंद कर दी तो इन मुलाजमिन ने जो है रोना धोना शुरू कर दिया। बिल आखिर ये वज़ीर से मिले, वज़ीर ने कुछ नहीं किया तो जाकर एडिशनल सेक्रेटरी इस महकमे के हैं फजल हुसैन अवैसी साहब, उनसे जाकर मिले, जिसमें 3 से 4 ख़वातीन थी, बाकी छोटे ग्रेड के मुलाजिम, नायब कासिद, चौकीदार सब थे मिले। सूरत ये हो कि उस मौसूफ एडिशनल सेक्रेटरी ने उन जो बच्चियाँ हमारी लड़कियाँ थी इसमें एक इस प्रोजेक्ट की है कोऑर्डिनेटर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, समरीन पारस ये थी, इसके साथ 3-4 और लड़कियाँ थी और छोटे ग्रेड के मुलाजमिन थे। इनको उन्होंने वहाँ पर हरासा किया, गालम गलोच की। गालम गलोच करने के अलावा उनने उनकी वीडियो बना के उनको हरासा किया, ज़द-ए-कोब किया गया, उनको गालम गलोच करके कहा गया कि किसी किस्म कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी भर्तियाँ गैर कानूनी तरीके से की गई। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, किसी अफसर का काम ये नहीं है उनके खिलाफ ज़बानी तौर पर गालम गलोच करे या उनको ज़द-ए-कोब करे, उनको जो है हरासा करे। नहीं तो इनका मौक़िफ़ क्या है, क्यों बंद की गई तनख्वाहें, यहाँ से मौक़िफ़ क्या है? काम नहीं करते, सेल बंद कर रहे हैं, शिकायती सेल बंद कर रही है निगरान सेटअप, क्या कर रहे हैं? सेल तो चल रहा था, लेकिन मामला ये था सेल मुलाजिम जो माली तौर पर परेशानी के आलम मुब्तला हो गए, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिली, जिस तनख्वाह आपको नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, दिमाग काम नहीं करेगा। ये सूरत हाल हुई कि उनको तनख्वाह नहीं मिली तो उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनका अपना केस रखा, भाई हमारी तनख्वाहें आप जारी करें, क्योंकि ये मुलाजिम आर्जी मुलाजिम है, कॉन्टीजेंसी पर है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं। वो 3 साल के हुकूमत में जो भी मुलाजिम भर्ती होते हैं खासतौर पर कमीशन के अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, फिर उनको जाके आगे चल के उनको मुस्तकिल की जाती है 3 साल के बाद, 5 साल के बाद में फिर उनकी जो सर्विस होती है उसमें काउंट की जाती है। इस तरह हुआ। उसके बाद उसकी तनख्वाहें नहीं मिली, फिर तनख्वाहें 4 माह के बाद अदा तो कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद इन मुलाजमिन ने शिकायत की चीफ सेक्रेटरी सिंध को और वज़ीर आला सिंध को। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बनाई जिसकी सरबराह इस महकमे के अफसर नहीं है, दूसरे महकमे के अफसर हैं, सदफ अनीस शेख साहबा जो सेक्रेटरी कॉलेज तालीम है, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई है। उसमें महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का जो डिप्टी सेक्रेटरी हनान शेख वो मावनत के तौर पर काम करेगा, और ये कमेटी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करके चीफ मिनिस्टर सिंध को अरसाल करेगी, जिसमें 2 अफसरान शामिल है, एक एडिशनल सेक्रेटरी इस महकमे के फजल हुसैन अवैसी साहब और दूसरे अमजद चांडियो जो इस महकमे के सेक्शन अफसर जनरल है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ना सिर्फ ये है, उस लड़की ने इस खत में लिखा है कि नाजायज़ मुतालबात करते हैं, नाजायज़ बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको हरासा किस तरह किया जाए, मतलब जिनसी किस्म के भी इल्ज़ाम लगाए गए अफसरान ये कर रहे हैं। अफसरान की हाल ये है, अगर इस तरह ये होता रहा तो ये शिकायती सेल जो महकमा इंसानी हुकूक का है और किसी महकमे का नहीं, इंसानी हुकूक का, उस महकमे के मुलाजमिन खुद जो है अफसरान के अताब का शिकार हैं। वही उनको खुद इंसाफ दिलाने के लिए कोई एक और सेल बनाना पड़ेगा लग रहा है। आज आप बात ये बताएं ना कि ये कोई पहली दफ़ा ऐसा हुआ, सिंध फूड अथॉरिटी लोग ले लीजिए, वो बेचारे सरापा एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर आके उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती। आप कोविड के अंदर जो बच्चियों ने जो काम किया था, जो आपके कोविड के इंजेक्शन उन वैक्सीनेशन सेंटर्स के, उनको पैसे नहीं मिले। आपके पैरामेडिक्स होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स की जो आपके डॉक्टर्स हैं, कौन से ऐसे लोग, आपके सबसे अहम, अभी 2 दिन कल की खबर एक और ये भी थी कि आपके सिटी वार्डन आज 11 माह से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, जो रोड पे आके ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक महकमा बना दिया, उनको रेगुलाइज कर दिया। वो 11 माह से अपनी तनख्वाहों के लिए दर बदर फिर रहे हैं, वो
आए दिन कभी नाजिम के पास जाते हैं, कभी सिटी नाजिम से बोलते हैं कि हमारी कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, वो कोर्ट में जाने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। आज उनके घर के क्या हालात होंगे। फिर आप लोग बोलते हैं कि आपकी मस्जिदों में और आपके अस्पतालों में चोरियाँ हो रही हैं। जिनको 11-11 माह और 15-15 माह से तनख्वाहें नहीं मिली होंगी, वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे, ये भी तो आप सोचें। ये माशरे में लोग कौन पैदा कर रहे हैं, आप और मैं पैदा कर रहे हैं या आपका सिस्टम पैदा कर रहा है? आपका सिस्टम जब ऐसा होगा तो फिर आप अपने कैसे उंगली उठा सकते हैं उनके ऊपर, जब आप खुद जनरेट कर रहे हैं एक करप्शन और एक चोर आप खुद पैदा कर रहे हैं कि 12 माह मोहल्ले वाला कोई इसको मोहल्ले में कोई दे रहा होगा, दुकान वाला कोई इसको 11 माह कैसे देगा यार? आप ये देखो ना कि हर कोई इतने सख्त हालात से गुजर रहा है, हर किसी को अपना ब्रेड एंड बटर करने के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि अगर किसी को हेल्प करते हुए भी 100 दफ़ा सोच रहा है यार कि अगर मैं इसको दे दूंगा तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा। ये हालात हैं। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग चैरिटी करते हैं। 16-17 ग्रेड के लोग थोड़ी हैं, इनकी क्या तनख्वाह होंगी आज़ाद भाई? बेसिक तनख्वाह के लोग हैं। मामला इनकी तनख्वाह, ये प्रोजेक्ट है, पता क्या है, सिंध हुकूमत कोई मनसूबा शुरू करती है या कोई सरकार वफाकी हो या सूबाई हो शहरी हो, उसके लिए बजट मुख्तस होता है। जब आपके पास पैसे मौजूद हैं ख़जाने में, आपको उनको तनख्वाहें रिलीज़ करनी है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस वक्त इसी इदारे में जब आप कहते हैं सिंध हाई कोर्ट की बैन है, सिंध हाई कोर्ट पटिशन दायर है कि आपको मुलाजम ने जो मुराद अली शाह सरकार ने जाते जाते भर्ती किए वो गैर कानूनी, तो निगरान हुकूमत का काम थोड़ी है मुलाजम भर्ती करे। इसी महकमे के वजीर ने, इसी महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी ने अपने भंजे, अपने नवासे, अपने पोते किस तरह भर्ती कर दिए। अब ये यहाँ पे ये हो गई। अभी बल्दियात की खबर जैसे मैंने शेयर की, वहाँ पर जो है जाली भर्तियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है और कई लोगों को जो है जाली तौर पे भर्ती कर दिया गया है। एंटी करप्शन सिंध के रडार पर भी आ गए हैं वो जो उनके महकमे के अफसर हैं। तो बात ये कि एक तरफ आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये कि जाली भर्तियां चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये बल्दियात में हो, चाहे शिकायती सेल में हो, चाहे कोई और इदारा हो, आपकी भर्तियां नहीं रुक रही। पता ये कैसा है, ये छोटे ग्रेड मुलाजिम नहीं, ये एक अफसर है 17 ग्रेड का, ये जाली भर्ती हो गया। जाली भर्ती किस तरह किसी को पता ही नहीं है, ये भर्ती हो गया, इसको भर्ती कर दिया। और पता तब चला जब इसके खिलाफ शिकायत हुई कि इन्होंने सांगड़ ज़िले में यूनियन काउंसिल्स का एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर तैनात था मुराद अली शाह सरकार में, उसने तमाम यूनियन कमेटी काउंसिल्स के सरकारी खजाने पर टीका लगा दिया। ये है अब्दुल हकीम नसीरानी साहब। टीका लगाने के बाद में क्या हुआ, इस वक्त जब एंटी करप्शन ने 30 नवंबर 2023 को इनके चीफ अफसर जो सांगड़ के ज़िले काउंसिल के, उनको नोटिस जारी किया और कहा कि इस अफसर को फौरी तौर पर जो है गुज़िश्ता रोज़ इनको भेजना था और इनको रिकॉर्ड समय तलब किया था, जिसमें इनकी जो अपॉइंटमेंट आर्डर जो होता है उसके साथ और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ, और इसके अलावा तमाम तरह जो रिकॉर्ड, जिसमें ये भी कहा गया था आपने 5 साल में आप कितने असासे बने उनके भी तफसीलात लेकर यहाँ पर पहुँचो। कल 11 बजे उनको पहुँचना था लेकिन मौसूफ नहीं पहुँचा। यहाँ तक उनको से तैलीमी डिग्री मांगी गई थी, आपकी डिग्री कौन सी, नहीं पहुंचा। तो अब महकमा एंटी करप्शन ने फैसला किया है कि इस अफसर को जो है गिरफ्तार किया जाए कि जाली है। लेकिन महकमा बल्दियात जिसमें जाली अफसर भर्ती हुआ है, महकमा बल्दियात ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन महकमा एंटी करप्शन इसके खिलाफ तहकीकात कर रहा है कि किस तरह भर्ती हो गया। जब 17 ग्रेड के अफसर की भर्ती होती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, बाकायदा मुकाबले का इम्तिहान होता है, लेकिन ये मौसूफ भर्ती हो गया, उसने सरकारी खजाने को टिकाब लगा लिया। अच्छा मजे की बात, बंदा आया कि तनख्वाहें दो मुकाम से ले रहा है। क्यों भाई? एक कहाँ से ले रहा है, एक ले रहा है सांगड़ से, एक ले रहा है। इसी एक ही वक्त में इसको टाउन कमेटी घोसपुर का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया। घोसपुर कहाँ, कंदकोट जिले में, कहाँ कंदकोट, कहाँ सांगड़, सिंधी में कहते हैं कहाँ मुँह मरियम का, कहाँ टंडवाला यार। इस तरह ये बंदा घोसपुर टाउन कमेटी से तनख्वाह ले रहा है और जिले काउंसिल सांगड़ से तनख्वाह ले रहा है, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तैनात है, लेकिन मुलाजिम जाली है। इसके खिलाफ ताल महकमा जो बल्दियात है इसके अफसरान ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करने का अमल शुरू किया। तहकीकात जो जारी है, लेकिन तहकीकात में तलब करने के बावजूद ये अफसर इतना ताकतवर है जाली शख्स, जो महकमे के पास वजाहत करने को तैयार नहीं। अगर दुरुस्त है तो आता रिकॉर्ड लेके आता, भाई मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरी भर्ती फलाना साल में हुई, मेरा ये आर्डर है, मेरा ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और मेरा ये ज्वाइनिंग आर्डर है और ये मेरी प्रमोशन आर्डर है और मेरे असासे इतने हैं। बात वही ना कि अब होगा क्या, होगा ये कुछ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। महकमा एंटी करप्शन को तलब करेगा, आगे देन लेन करेगा, सिस्टम के साथ चल जाएगा, मामला वहीं दफन हो जाएगा। लेकिन आर्जी तौर पर दिखावे के लिए महकमा एंटी करप्शन अपने आप को जाहिर करा कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। डिप्टी डायरेक्टर हैं हेडक्वार्टर यहाँ एंटी करप्शन के, उनकी जानब से इनको तलब किया गया, लेकिन ये मौसम इतना ताकतवर है लेकिन इनके सामने पेश होने को तैयार नहीं है। और वही तो बात है ना कि देखें हमारे यहाँ तो बस सरकारी तौर पे जैसे भर्तियाँ भी हो जाती हैं, इसी तरह ये नोटिस भी जारी हो जाते हैं और सब चीज़ें चल रही होती हैं। बहरहाल एक और अगली खबर की तरह वो ये कि मुल्क में जो सीमेंट की कीमत
कीमत है उसमें गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हफ्तावार बुनियाद पर मामूली इजाफा देखा गया और ये इजाफा हो रहा है जनाब कि जो सीमेंट की बोरी की कीमत है वो 1271 रुपये तक में पहुंच गई है। तो इस पर भी बात होगी, उसके अलावा जो महंगाई की शरह है उस हवाले से भी बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सीमेंट की बोरी की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा देखा गया है। एक बोरी की कीमत पे तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये कहने वाली थी मैं, अगर ऐसा हो गया तो भैया, तो अल्लाह ना करे कि कभी भी ऐसा हो भाई। बहरहाल 1271 रुपये पे ये पहुंच गई। वैसे ही हम देख रहे हैं अयाज के जो मार्केट की सिचुएशन है, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हैं उनका बुरा हाल है, बिल्डर्स परेशान हैं, नई कंस्ट्रक्शंस हो नहीं रही और जो प्राइसेस हैं सरिये को आप उठाकर देख लें तो वो कहाँ पहुंच गया, लोहा और ये सीमेंट। कैसे चलेगा कंस्ट्रक्शन बिजनेस? चल कहाँ रहा है। हम आबाद आप जाते तो हैं, अगर खराब हो रहा तो आप चलाने के इकदाम करें ना, ये ना कि ये कि वक्त और पूरा ही बैठ ये जाए। साल ऐसा होगा जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन साइट्स बिल्कुल बंद है। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह आप इतना बुरा हाल तो कोविड में नहीं था। कोविड में नहीं था, ये सारे बिल्डर्स बोल रहे हैं। हम आबाद जाते हैं, वहाँ पे उनके लोगों से मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये सोच समझ रहे हैं कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। अब आप सीमेंट की कीमतें बढ़ा दें, आप आयरन की कीमतें बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अभी वो कह रहे हैं क्योंकि एक अहम मसला जो है इस वक्त, वो हम इस पर बात करेंगे, उस 7E का मसले की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है। जो टैक्स के मामलात हैं जिसकी वजह से वो एक 7E का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, जिसकी वजह से अब तक ना पिछली हुकूमत ने ये लगाया और ये वाली हुकूमत बेबस है, क्योंकि वो पार्लियामेंट से लॉ पास हो चुका है। और जब तक नई हुकूमत आएगी नहीं, उसके ऊपर कानून साजी होगी नहीं, जब तक ये काम चलेगा नहीं। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कुछ है नहीं। वो चीफ कमिश्नर से मिलते हैं, वो अपने मेंबर जो है FBR से मिलते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो एक लॉ बन चुका है। अब आप सीमेंट की कीमतें बढ़ाते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं। कोयले की कीमत क्योंकि अभी थोड़ी सी नीचे आई थी, सुना था, लेकिन उसकी वजह से एक अहम जुज़ है सीमेंट के अंदर कोयले का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए सीमेंट सेक्टर हम स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, तो शायद मार्केट में उन्होंने सोचा कि चलो प्राइस भी बढ़ा लेते हैं। तो हो सकता है ये कोई वजूहत होंगी कि मार्केट के अंदर सीमेंट की, क्योंकि इस वक्त मार्केट इस वक्त, क्योंकि ये साइड भी अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की भी बात करें तो इस वक्त कोई कंस्ट्रक्शन होती नहीं। नॉर्दर्न एरियाज़ भी हों चाहे ये वाले हो, तो उसके अंदर जो सर्दी का सीज़न होता है ये स्लो हो जाता है। इसके अंदर जितने भी काम होते हैं उसको रोक दे, क्योंकि वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर खासकर बर्फ़बारी से पहले तमाम इकदाम ले लिए जाते हैं। तो ये इस वक्त जो है कीमतें बढ़ना कोई इतनी ख़ास नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन डॉलर की वजह से होता है, बाज़ औक़ात इंपोर्ट की वजह से हो जाता है। कोई चीज़ ऐसी चीज़ें, उनकी गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट आया हो। तो ये एक 2-4 मसले होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आती है। सही। एक और ख़बर ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें जो गोश्त बेचने वाले हैं वो पहुँचे हैं और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कल परसों आपसे खबर भी शेयर की गई थी कि जो ओवर प्राइसिंग की वजह से छापे मारे जा रहे थे और जो है जुर्माने आयद किए जा रहे थे। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थी, गोश्त वाले भी थे, मुर्गे वाले भी थे और दूध वाले भी थे। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ अभी इस वक्त हो रही हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर ये फ़रीक़ैन पहुँचे अदालत और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे ऊपर जुर्माने किए जा रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हम कमिश्नर की जो फ़िक्स करदा प्राइस है उसके ऊपर भी बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है और जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंप्लेन की गई है कराची के तमाम ज़िलों को कि जो मुर्गी बेचने वाले हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो वहाँ पर थे। प्राइस कंट्रोल के नाम पर हमसे भत्ता मांगा जा रहा है और अगर हम वो नहीं देते तो चालान कर दिया जाता है। अब ये सिंध हाई कोर्ट में पहुँच गए ये सारे चिकन वाले और ये गोश्त वाले जो हैं आज़ाद भाई। मसला ये है कि हमारे यहाँ वाकई क्या जो प्राइसेस का तयन किया गया उस प्राइस पे मुर्गी और गोश्त मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और ये जो अदालतों में पहुँच गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ क्या होगा? पता है कीमतों का तयन करना कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है। कीमतों का तयन करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत का आइनी और कानूनी तौर पर एक महकमा बना हुआ है, प्राइसेस सप्लाई ब्यूरो, यानी कीमत व रस्त। इस महकमे की जिम्मेदारी है, लेकिन इस महकमे के इख्तियार कौन इस्तेमाल कर रहा है? कमिश्नर कराची।
इस महकमे का कानून आइन मौजूद है, इस महकमे के अफसरान मौजूद हैं। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर महकमा है जिसका सेक्रेटरी भी है, डीजी भी है, इनके अफसरान भी हैं, ज़िला सतह पर अफसरान इनके मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद इन अफसरान के पास वो वसाइल नहीं, उनके पास गाड़ियाँ नहीं। एक अफसर खाली हाथ किसी दुकान पर जाकर कार्रवाई करेगा तो वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के पास इख्तियार वो नहीं है जो उनके पास इख्तियार है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर एक पावरफुल है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके साथ एक पुलिस एहलकार भी है, उसके मातहत मुख्तियार कार भी हैं, वो कार्रवाई करते हैं। भत्ता एक नहीं है, ये भत्ते 4 हैं। पता है किस किस के भत्ते? असिस्टेंट कमिश्नर का भत्ता, किसका भत्ता? कमिश्नर का भत्ता। उसके बाद मुख्तियार कार का भत्ता, उसके बाद महकमा कीमत व रस्त के इंस्पेक्टर का भत्ता, उसके बाद पुलिस का भत्ता, उसके बाद KMC का भत्ता। कितने भत्ते हो गए? 5 भत्ते हो गए। ये 5 भत्ते देने वाला, मुर्गी बेचने वाला या गोश्त बेचने वाला 5 भत्ते देगा तो गोश्त कितने रुपए किलो फ़रोख्त करेगा? उससे मुतासर कौन होता है? फ़ायदा होता है ब्यूरोक्रेसी का, इंतज़ामिया का। भत्ता वो वसूल करते हैं, लेकिन आम शहरी है वो परेशान होता है, उसे जो मुर्गी या गोश्त खरीद करता है। इसके अलावा जो बेचने वाला है वो परेशान होता है, माली तौर पर उसको बता लिया जाता है। लेकिन हमारे पास ये जिस महकमे का काम है वो महकमा अपना काम नहीं कर रहा है या उसको करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बाकी जो लोग हैं इसमें KMC का काम नहीं, भत्ता वसूल। KMC काम है उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करना, पुलिस का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। लेकिन ये दोनों इदारे उनसे भत्ता वसूल कर रहे हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर का मामला है इंतज़ामी तौर पर उस इलाके का जो निज़ाम है उसको ठीक करना। ये काम जो है ये महकमा कीमत व रस्त का, जिसकी निगरानी जो है वो कमिश्नर कर सकता है। लेकिन कमिश्नर अपने जो मातहत असिस्टेंट कमिश्नर जो DC के मातहत है उसको भेजकर भत्ता वसूल नहीं कर सकता है, नहीं कीमतों का तयन कर सकता है। कीमतों का तयन करना महकमा कीमत व रस्त की जिम्मेदारी है। लिस्टें तैयार करना, तमाम तरह फैसले करना, इसके जो महकमा बना हुआ है तो दूसरा इदारा क्यों इस मामले में मुदाखलत कर रहा है? ये गलत कर रहा है। यहाँ पर ये है कि जो कीमतों का तयन कमिश्नर कराची की जानिब से किया गया है उसमें और जो जिस प्राइस पर मीट या चिकन के जो रेट है उसमें बहुत फ़र्क है, 50-60 रुपए का फ़र्क है। वो कहते हैं कि हमें उसमें वारा नहीं आता दुकान वाले, और ये जो हमें प्राइस दी गई है ये अनरियलिस्टिक प्राइस है। मसला ये नहीं आता है, और अब ये जो आके पहुंच गए हैं मसला कोर्ट पता है में, कहाँ आ रहा है? मसला ये आता है कि कमिश्नर ने बात करी एक दफ़ा जिसने सप्लाई करनी है दुकान वाले को, यानी कि जो होलसेलर है। अब इसके अंदर फार्मर है, होलसेलर है और फिर रिटेलर है, ये 3 चेन बनी हुई है। अब मसला कहाँ बीच में आ रहा है? जो मैंने अब तक चेक किया, जहाँ बात करी, तो बीच में जो वो दुकान वाला ये कहता है कि जिस रेट में आप बेचने का कह रहे हैं हमें उस रेट में सप्लाई दिलवा दें। हमें सप्लाई उस रेट में नहीं आ रही तो हम बेच कैसे सकते हैं उस प्राइस के अंदर? तो कमिश्नर कराची का जो इस वक्त बस चल रहा है वो रिटेलर पे तो चल रहा है कि वो मार्केट में अपने लोगों को बेच देते हैं, लोग आ जाते हैं, वहाँ पे दूसरे इदारे के लोग आ जाते हैं। लेकिन जहाँ फार्मर है या जहाँ पे होलसेलर है उस तक वहाँ के उन पे रसाई नहीं है, उनको पाबंद नहीं किया जा रहा। ख़ासकर चाहे आप उसके अंदर गोश्त वाले ले लीजिए, आप उसमें चिकन फार्मर ले लीजिए, चाहे आप उसमें मिल्क के डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, उसके फार्मर ले लीजिए, वो भी दूध जो है रिटेलर को उस कीमत में सप्लाई नहीं कर रहे जिसमें कमिश्नर कराची से वो तय कर चुके हैं। आज 3 माह हो चुके हैं, दूध की जो एसोसिएशन वाले हैं वो चीख रहे हैं, रोज़ कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं, वो रोज़ हमें ख़बरें भेज रहे हैं कि हम लिख लिख के थक चुके हैं, हमें उस कीमत में दूध सप्लाई नहीं हो रहा, जो होलसेलर हमें नहीं दे रहा, तो हम आगे 200 रुपये में कैसे बेचें? अब तक हम अभी भी इसलिए हम मामला चला रहे हैं कि हमारे साथ दूसरी चीज़ें, दही है, डबरोटी है, अंडे हैं, उसके साथ हम एक बना के अपना एक कॉम्बिनेशन में बेच लेते हैं तो हमारे खर्चे निकल रहे हैं। लेकिन ये कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? हमारे बस में नहीं है, अब हमें दूध की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो यही पूरा सिलसिला कमिश्नर कराची बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, आपको मुझको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार बना रहे हैं। लेकिन लोगों को पाबंद करना भी आप ही की जिम्मेदारी है कमिश्नर साहब, कि आप जिनको कह रहे हैं कि आपने अगर सस्ती बाज़ार में चीज़ें देनी है तो कम से कम दुकानदार को सस्ती चीज़ें दें। हाँ, पीछे से सप्लाई सस्ती करा दें तो फिर हो जाएंगे, मामला आसान हो जाएंगे, सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। जैसे फिर ये ना कोर्ट का मसला आएगा, ना आपको मसला आएगा, ना मैं चीखूँगा, ना भत्ते की चीज़ों के कोई मसला आएगा, क्योंकि चीज़ें एक प्रॉपर लिस्टिंग के हिसाब से बिक्री होंगी। ये जो दुकान वाले पहुंच गए हैं कोर्ट में, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि चिकन की जो प्राइसेस हैं या जो गोश्त की प्राइसेस हैं वो जो कमिश्नर साहब ने तयन किए उसके मुताबिक बेच रहे हैं, उसकी तो प्राइस में और मार्केट प्राइस में बहुत फ़र्क है। पता क्या है, सिर्फ ये मामला एक जिम्मेदारी कमिश्नर की नहीं है, कमिश्नर के नीचे डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसके अलावा हमारे जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान मुंतखब होकर आ गए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये मामला, अगर कमिश्नर एक इंतजामी डिवीज़न का सरबराह होता है, हर डिवीज़न का, जिस तरह कराची का सलीम राजपूत साहब है, इनके मातहत 7 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं?
उन्होंने कभी एक इजलास बुलाकर इस मामले पर गौर किया? कुछ नहीं किया। हमारे पास बलदियाती निज़ाम मौजूद है, बलदियाती जो यूसी से लेकर काउंसिल से लेकर टाउन तक और केएमसी तक सरबराह मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने आज तक क्या कार्रवाई की? हमारे बैरिस्टर साहब मुर्जाबाद भाई हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन आज तक इस मामले पर उन्होंने कमिश्नर कराची से मुलाकात की हो और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके साथ मुलाकात करके इस मामले का हल क्या है? हमारे पास कराची में जब मुकामी नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनको आवाम ने मुंतखब करके जो है काउंसिल्स तक भेज दिया है, वो क्या कर रहे हैं? उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो आता है, जो गुस्सा करता है, कमिश्नर कराची ने ये कर दिया, कमिश्नर कराची ने ये कर दिया। कोई ऐसे बोले फलाना किमाड़ी के डीसी ने, कोरंगी के डीसी ने क्या किया? कभी दफ्तर से बाहर उनको देखा फील्ड में जाकर उन्हें किसी सब्जी वाले से, ठेले वाले से या किसी और से पूछा किस तरह आप जो है चीज़ें बेच रहे हो? इंतजामी तौर पर एक असिस्टेंट कमिश्नर था नाजम बदकाव बंगवार साहब, उसको मुतरक होकर देखा तो पूरी मीडिया पर छाया रहा, सोशल मीडिया पर छाया रहा। उसने कार्रवाई अमल में लाई, उसने कुछ काम दिखाया तो देखा भी गया, लेकिन बाकी कहाँ गए? कराची में कितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं, 7 जिला के डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने क्या किया? हमारे नुमाइंदगान ने क्या किया? उस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो अफसरान का पाबंद बनाएं कि इन चीज़ों को देखें, इस तरह के मामला हल करें। जब सब्ज़ी मंडी में सब्जियाँ दिगर इलाकों से आ रही है, वहाँ पहुँच रही है, लेकिन वहाँ से जो फ़रोख्त की जा रही है इनको बेचने वाले ठेले वालों को, वो कितने रेट में की जा रही है? वहाँ पर किसने? हमारे पास मार्केट कमेटी मौजूद है। मार्केट कमेटी क्या करी? जो महकमा ज़राअत के मातहत है, जो महकमा कीमत व रस्त के मातहत है, मार्केट कमेटी वाले ने जाकर कभी सब्ज़ी मंडी में जाकर देखा सब्ज़ी मंडी वाले जो सब्जियां या फल फ़रोख्त कर रहे हैं इनको रिटेलर को, वो किस तरह बेच रहे हैं? उस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। असल में मामला ये है कि हमें बुनियादी तौर पर जिसका काम है उस तरफ देखना होगा, वो काम किस तरह कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं है, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भाई हमारे जो नुमाइंदगान हैं मुंतखब, वो इस तरह के मामला फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं, अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे हैं, डीसी क्यों नहीं कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर क्यों नहीं कर रहे हैं? कमिश्नर का काम है डायरेक्शन देना। कमिश्नर का काम नहीं हो जाकर ठेले वाले के पास खड़ा हो जाए, उससे पूछे ये टमाटर किस तरह किलो है, या आलू किस तरह किलो है, या प्याज किस तरह किलो है। ये हमारे जो मुकामी अफसरान हैं या मुकामी नुमाइंदगान हैं उनकी जिम्मेदारी। जो गली कोचे हमारे पास काउंसलर मुंतखब हो क्या है, वो क्या कर रहे हैं? उनसे कोई पूछताछ नहीं, नापैद हो जाते हैं। तो हमारा मामला ये है कि हम खुद काम करने को तैयार नहीं। हम सब मलबा डालते थे कमिश्नर पर, चीफ सेक्रेटरी पर, सीएम पर, प्राइम मिनिस्टर पर, उससे नीचे उतरते नहीं। जिनका जो काम है उनसे कोई पूछता नहीं है, जिनका काम नहीं है उनसे पूछा जाता है तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन अब कमिश्नर साहब की ये भी तो जिम्मेदारी कि जो अपने मातहत लोग हैं उनसे काम करवाएं और उनको जो है ना वो अथॉरिटाइज करें, उनको बुला के पूछें कि तुम अपने इजला में क्या कर रहे हो। नहीं, सिस्टम बनाना पड़ता है ना। आपको इस वक्त कुछ लग रहा है कि काम होता हुआ, कुछ सिस्टम, कोई निज़ाम चलता हुआ, कोई हुकूमत चलती हुई, कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है? आप क्या देख रहे हैं इस वक्त माहौल? आपको आप भी बाहर निकलती हैं, आती जाती हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक पे चल रहा है, बस वक्त गुजर रहा है। लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि ये निगरां हुकूमत है, आने वाले दिनों में लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी के टाइम आए, इलेक्शंस हों। अब बात वहीं आ जाती है फिर कि इस वक्त मुल्क में जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हुई हुई है। लोग सिर्फ लोगों का इस वक्त कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि लोग कमा कैसे रहें, खा कैसे रहें। इस वक्त किसी को परवाह नहीं है, ना आपके सियासतदानों को, चाहे आपके ज़िला इंतज़ामिया हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। इस वक्त सबको अपनी पड़ी हुई है। लोग नफसा नफसी का दौर बिल्कुल जिसको हम कहते थे ना, उस वक्त नज़र आ रहा है कि बस मेरा गुजारा हो जाए। आपका क्या हो रहा है, आपके घर में कुछ पका है नहीं पका, आपकी ज़रूरत क्या है, किसी को कोई किसी की फ़िक्र नहीं है। बहन भाई का भी पूछने वाले तो हैं, लेकिन उसके बाद कोई किसी को देखने वाला भी नहीं। मोहल्ले में जो लोग एक दूसरे को पूछ लेते थे, अब वो भी नहीं पूछते, दरवाज़ा भी नहीं खटकाता कि भाई कुछ आप लोग सही हैं या ठीक हैं, वो भी नहीं है। क्योंकि नफसा नफसी इतना कुछ लोग इस वक्त डर गए हैं। ये मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि लोग किस चीज़ के खौफ से मुब्तला हैं। लोग एक दूसरे से क्यों नहीं बात कर रहे, लोग इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही, लोग क्यों नहीं समझ रहे, सियासतदान क्यों नहीं बात कर रहे, बात खुल के सामने क्यों नहीं आ रही, चीज़ें क्यों नहीं स्टेबलाइज हो रही हैं। स्ट्रीमलाइन पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि हमें चलाना है, मुश्किलात हैं, लेकिन वो कैसे सिर्फ चुप करके बैठने से और आंखें बंद करके तो सही नहीं है। मसला ये कि हर दौर एक टाइम के बाद एक ऐसा दौर आता है जिसमें वही आ जाता है कि जब ट्रांजिशन पीरियड आता है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड में अभी हम लोग इस वक्त कि अब हमें अब जाना है ना जी, कहाँ निकले अभी हम देखें ना चैलेंजेस हम इतने पुर उम्मीद थे कि जैसी ये हुकूमत निगरां हुकूमत आई, इतने ज़बरदस्त इकदाम लिए गए। शुरू में काकड़ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, आपका डॉलर इतना ज़बरदस्त इसको रोका गया। उसके बाद आपकी स्मगलिंग के ऊपर
हाथ डाला गया, आपकी चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया गया, आपके आटे की कीमत को कंट्रोल किया। हमें लगा कि बस अब एक चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हुई मिल जाएंगी आगे और इसी को कंटिन्यूटी मिल जाएगी, लोगों को एक वे फॉरवर्ड मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद एकदम से फिर एक होल्ड हो गया, एकदम से हमने देखा वो फिर आपकी वाली बात की दूसरी खबर पे हम आ जाएंगे कि मियाँ साहब आए हैं जब से चीज़ों को एकदम से लोगों की डाइवर्जन चेंज हो गई है कि बस अब किस तरफ जा रहे हैं। अब ये देखना होता है ना कि अब अगला इलेक्शन जो है उसमें भी तो आके क्या करना है, क्योंकि लोगों को मोटिव देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो वो टेम्प्रेरी मेजर्स होना शुरू नज़र आ जाते हैं कि जी ये हमने करवाया, ये ऐसा हुआ। बहरहाल इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। वक्फा ले लेती हूँ, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हम देख रहे हैं कि जो नवाज़ लीग सिंध है उसके भी जो दरमियान क़यादत है उनमें इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, और जो नवाज़ लीग सिंध के जो सदर हैं बशीर मेमन साहब, उनका टकराव हुआ सिंध की ब्यूरोक्रेसी से। और कल हमने देखा कि मीटिंग भी हुई और उन्होंने अफसरान को आके दिखाना शुरू कर दिए। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जो तैनात किए गए अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायतें मौसूल हो रही हैं, और ये जो इनको तैनात किया गया अफसरान को, ये मुराद अली शाह साहब के मंजूर नज़र लोग हैं जिनको लगा दिया गया है। तो ये अब जहाँ पर हम बात करें ना, सियासी जोड़ तोड़ का सीज़न आ चुका है, अभी इलेक्शंस की तैयारियाँ होनी है। ऐसे में अगर आपस में ही इख्तिलाफात होंगे तो आपको क्या लगता है आज़ाद भाई, इतना आसान हो जाएगा ये? फिर बाद में किसी और जमातों के साथ कैसे इलाक़ करेंगे, या इलेक्शंस की तैयारियाँ कैसे होंगी, या इनको मनाने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा? पता क्या, पहले मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के बाद में मुस्लिम लीग नवाज़ हो गई। सिंध में सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग पुलिस बन गई है। ये बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग पुलिस है। बशीर मेमन साहब बेसिकली पुलिस के रिटायर्ड अफसर हैं, साबिक DG FI इब्राहिम। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून को इस तरह चला रहे हैं जिस तरह IG सिंध की पुलिस को चला रहा है या DRG चला रहे हैं, इस तरह चला रहे हैं। इन्होंने आते ही इस तरह का निज़ाम बनाया जो इससे कबल मुफ्ता इस्माइल साहब जो नाराज़ हो गए मुस्लिम लीग नून से इसाक डार की वजह से। उसके बाद में जैसे ये पुलिस के अफसर जो थे साबका, ये सदर बने तो ज़ुबैर उमर साहब वो किनारा कश हो गए। इस तरह बाकी लोग किनारा कश हो गए। सिर्फ निहाल हाशमी, सैयद शाह मोहम्मद शाह और ये अपने बशीर मेमन साहब, 3 रुकनी मुस्लिम लीग जो इस वक्त काम कर रही है सिंध में, वो है। अभी मामला ये है कि इनको चाहिए था कि वो फौरी तौर पर अपनी तंजीम साजी करता, मुकामी सतह पर, ज़िले सतह पर सियासी जोड़ करता, मुलाकातें करता लोगों से, मुस्लिम लीग नून को फ़ाल करता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आते ही इस वक्त सिंध की ब्यूरोक्रेसी से टकराव शुरू कर दिया है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त जो अफसरान जो होते हैं वो किसी के नहीं होते। MQM के रहनुमा थे, साबिक वज़ीर ख़जाना थे सैयद सरदार अहमद, वो हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रहे, DC भी रहे। वो कहते थे, मुलाकात करते, बोला अफसर जो होता है ना, वो ना सिंधी होता है, ना पंजाबी होता है, ना बलोच होता है, ना पठान होता है, ना उर्दू स्पीक बोला एक्सपर्ट कोई नहीं होता है। अफसर होता है, वो किसी की नहीं मानता है, वो अपना वो काम करता है जो उसके दायरे कार में आते हैं। ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि अफसर जो है पीपल्स पार्टी का या MQM का या नून लीग का, इस तरह ये नहीं है। लेकिन उन्होंने शिकायत किसके खिलाफ की? जिन अफसरान को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इन्होंने शिकायत की मंजूर शेख जो सेक्रेटरी बल्दियात है उनके खिलाफ, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मानी उनके खिलाफ, चेयरमैन वज़ीर इंस्पेक्टर टीम रफ़ीक बुर्डो उनके खिलाफ, सेक्रेटरी स्कूल तैलीम में शेरिन मुस्तफ़ा नारेजो उनके खिलाफ, न्याज अब्बासी के खिलाफ और दीगर ऐसे अफसरान जिनके खिलाफ शिकायत की है। उनमें चंद अफसरान जिनके मैंने नाम लिए, इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इन्होंने कभी भी मुराद अली शाह सरकार के अहकामात नहीं माने, ये हमेशा साइड पोस्टों पर रहे हैं। इस वक्त निगरान सेटअप ने उनको मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया है। अगर सैयद एजाज शाह महकमा ज़राअत का जो सेक्रेटरी है वो मुराद अली शाह का बहनोई है, इसका मकसद नहीं है मुराद अली शाह के अहकामात मानेगा, वो काम वो करेगा जो सरकार के दायरे कार में आते हैं, जो उनको इख्तियार हैं। एक अफसर ऐसा है जिसको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, देहातों में लोग क्या करते हैं, अपना घर भले झोपड़ी हो लेकिन उसकी जो ओताक वो ऐसी शानदार हो ताकि मेहमान जब उस ओताक पर आएँ तो उसकी तारीफ़ करें। उसके मैं राना अयाज के घर पर गया तो उन्होंने खाना ऐसा खिलाया बैठक में, कब भूलेगा नहीं। ये बेचारे गुलाम अली ब्रह्मानी, इसका गाँव है 7 में, मुराद अली शाह का ज़िला है। उसके गांव की जो बैठक बन रही है मैं खुद देख रहा हूँ, 10 साल से बन रही है, लेकिन उसको पलस्तर तक नहीं, खाली ईंटें पड़ी है। जो अफसर अगर चाहे तो DC को अहकामात जारी करके या किसी अफसर को अहकामात जारी करके उसका पलस्तर करवा सकता है, रंग रोगन करवा सकता है, लेकिन उसको नहीं करवाए। कई ऐसे अफसरान ईमानदार इसमें नहीं, 5 उंगलियाँ बराबर हैं। कई अच्छे अफसर भी हैं जिसमें चंद्रा मैंने गिरवाए, बाकी करप्ट होंगे, मुराद अली शाह सरकार के मंजूर नज़र रहे होंगे। लेकिन इस वक्त
उन अफसरों के खिलाफ शिकायत बशीर मेमन साहब ने की है चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात करके। तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा अफसर किसी का नहीं होता, अफसर एक निज़ाम का होता है, वो निज़ाम चलाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आम इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे। और ये जो अफसरान तैनात किए गए हैं, ये इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान को लिस्ट अरसाल की गई। लिस्ट अरसाल करने के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद में महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। और कई ऐसे अफसरान थे, उनके नाम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेंज भी किए शिकायत पर। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इनसे मुलाकात की। अगर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सच्ची बात ये इसमें खबर ये है कि जैसे बशीर मेमन साहब कल चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात करके बाहर निकले थे, उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अशरफ रज़ुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला साबिक एमएनए सैयद इब्रार अली शाह, वो चीफ सेक्रेटरी सिंध से मिलने के लिए आए। उन्होंने पर्ची भेजी, वो पौना घंटा तक इंतजार करता रहा। चीफ सेक्रेटरी सिंध उनके सामने से दफ्तर से निकले चले गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर से मुलाकात की, जो साबिक DG FIA बशीर मेमन से, उनसे मुलाकात की, उनके तोफ़ज़ात सुने, उनके खदशात दूर करने की यकीन दहानी करे। जब अगर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मुराद अली शाह के मंजूर नज़र है, तो चीफ सेक्रेटरी सिंध अखलाकी तौर पर एक साबका MNA वो आया होगा, तो अपने इलाके की कोई शिकायत होगा, वो काम होगा, इससे आया होगा, चीफ सेक्रेटरी मिलना उनका अखलाकी हक है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध उनसे मुलाकात उन्होंने नहीं की। बशीर मेमन से मुलाकात की और तमाम तरह जो है मामला हल करने की यकीन दहानी करें। लेकिन उसके बावजूद एक ख़त है जो बशीर मेमन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, ये ख़त है। इसमें इन अफसरान की शिकायत की है और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रब्ता किया कि बशीर मेमन साहब आपसे मुलाकात करेंगे, इनके खदशात दूर करो। लेकिन बशीर मेमन का मुतालबा ये है कि यहाँ के जो अफसरान हैं इनको दीगर सूबे जो है भेजा जाए और वहाँ से अफसरान को बुला के यहाँ पर तैनात करके आम इंतखाबात कराए जाए। जब नया बंदा है यहाँ पर आएगा बाहर से, अभी तक सिंध का जो चीफ सेक्रेटरी ये भी सूबे के मामला समझ नहीं सका है, वो भी अपने आप को नो प्रोफाइल रख रहा है। उनसे जब बातचीत होती है वो कहते हैं कि मैं मेहमान बनकर आया हूँ और मेहमान बनकर ही वापस चला जाऊँगा, या मेज़बान बनकर यहाँ रुकूँगा नहीं। लेकिन इंतज़ामी तौर पर वो यहाँ के इंतज़ामी तौर पर मेज़बान है ब्यूरोक्रेसी के। लेकिन मेज़बान बनने के बजाय वो खुद जो है कह रहे हैं मुझे यहाँ इस सूबे में तैनात होना ही नहीं है और रहना भी नहीं है, मुझे वापस जाना है। इसलिए मैं अपने आप को नो प्रोफाइल लगता हूँ और अपने जो मामला हैं जो मुझे दायरे कार में दिए गए हैं इंतखाबात शफाफ कराने के वाले से वही करूँगा। चलें, अब मसला ये ना कि अब ये इंतखाबात की जब टाइमलाइन आएगी तब उससे पहले बहुत सारे सियासी मंजरनामे खुलेंगे और लोग सामने आएंगे, जोड़ तोड़ के सिलसिले भी होंगे। और ये मेरे ख्याल से ये जो अभी इख्तलाफात होते हैं ना, ये सब दूर हो जाते हैं, थोड़े से टाइम की बात होती है। बस अभी आप देखें थोड़ा वक्त और रह गया तो ये चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अयाज राना आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनाब आज का जो हमारा मौजू होगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो होगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है आजकल के माशरे में रहने के लिए, या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बेहतर है जिसमें हम अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो आपके नज़दीक आपकी जो राय है आप वो भी शामिल हो सकते हैं कॉल्स के ज़रिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। TN10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो ये है कि जनाब जो फैमिली सिस्टम है हमारा, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऐसे में हमारे जो ज़िंदगी गुजारने का या जो हमारे फैमिली की सिस्टम है उनमें भी तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। एक तो ये कि हमारा जो रिवायती सिस्टम चला आ रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि भाई वालिदैन, बच्चे और फिर उनके बच्चे तमाम लोग साथ एक घर में रहते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो इस सिस्टम से में बहुत अच्छे से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, साल साल से रहते हैं, नस्ल दर नस्ल लोग उसमें जवान होते हैं और उसके बाद उनके घर वाले रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो फैमिली सिस्टम है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को पसंद कर रहे होते हैं कि यानी आप अपने बच्चों के साथ मियाँ बीवी रहें, और जो मज़ीद जो लोग हैं या दूसरे बहन भाइयों की फैमिलीज़ हैं उनके साथ रहते हैं तो उनमें शिकवे शिकायतें भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो ऐसे में कौन सा सिस्टम सपोर्ट करते हैं और किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, फैमिली सिस्टम कैसा होना चाहिए और प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। देखिए हर चीज़ के जो है ना फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन उसमें कई नुकसानात भी हैं। इसी तरह न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हमें नज़र आ रहे होते हैं लेकिन साथ साथ नुकसान भी होते हैं। तो किसका पलड़ा आज भारी होगा, कौन सा सिस्टम जीत जाएगा और आपकी नज़र में कौन सा सिस्टम बेहतर है, आप भी अपना फीडबैक लेकर हमारे साथ कॉल्स के थ्रू शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हैं। मिसेस खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मिसेस खान?
वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही और वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी हम देखते हैं ना मिसेस खान, हर जगह में एक डिबेट नज़र आती है। देखिए कि जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वो कहते हैं नहीं यार, मतलब अगर अकेले हों तो प्राइवेसी होती है और चीज़ें होती हैं, आप अपने बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। जो अकेले वाला है वो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई और होता है। हालांकि लोग ऐसे कम ही हैं। तो आपकी नज़र में आप किस सिस्टम को बेहतर समझती हैं और क्या होना चाहिए? देखें, वैसे तो देखा जाए तो दोनों सिस्टम अगर आप एडजस्ट कर ले तो आप अकेले भी रह सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके अंदर, आपके दिल में जगह है और आप में पेशेंस है, तो मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिली की तरह और कोई फैमिली नहीं है। मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, जॉइंट फैमिली को। जॉइंट फैमिली में बच्चे आपके रेज्ड होते हैं नौकरों के हाथों में नहीं, आपके दादी दादा जो फिर उन आपके घर के नॉर्म्स और जो तौर तरीके हैं वो उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। सही बात है। और फिर वो गंदी आदतें और ख़राब आदतें नौकरों से सीखते हैं। आप लोग तो चले जाते हैं, इवन अगर मदर ना भी वर्किंग हो तो उसको किचन भी देखना, सब कुछ देखना, और नौकर के हाथ दिया हुआ है, उसका वो पैम्पर नहीं टाइम से चेंज कर रही, या फीडिंग टाइम तो खैर मदर देख ही रही होती है ऑफ एंड ऑन बच्चे को, लेकिन जो तौर तरीके जो उसके साथ वो गुफ्तगू कर रही है, जो उसके साथ बातचीत कर रही है, जो उसकी स्लैंग लैंग्वेज है, वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है, वो ट्रांसमिट हो रही है, उसकी गंदी हरकतें, आदतें। तो वो जो माँ एक क्लैनलीनेस वगैरह रखती है वो इतना एक नौकरानी नहीं रख सकती, या जो घर वाले रख सकते हैं, दादी वगैरह नज़र रखती हैं, घर में और अफराद होते हैं वो नज़र रखते हैं बच्चों पर, तो वो नज़र नहीं रखी जाती। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में वो जॉइंट फैमिली में रहें। कुछ अरसा माएँ जो हैं शादी करके जॉइंट फैमिली में रहें ताकि उनके तौर तरीक़े भी सीखें, बच्चों को प्रोटेक्शन मिलती है बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर नज़र होती है, बच्चे हिफाजत में रहते हैं। अब आप देखें कि नौकरानियाँ और नौकर किस तरह चोरी करके बच्चों को मार पीट करके और उनको उड़ा कर भी ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखें कि चोरी कर लेती हैं, बच्चे गायब कर देती हैं। तो ये देखें, आप किसी पर आजकल बिल्कुल भरोसा ट्रस्ट ना करें। शुरू में तो ये है कि 12, 15, 10 साल तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहें। जब आपकी देखें कि बहन भाइयों की औरों की भाइयों की शादियां हो गई, एक्सटेंडेड फैमिली हो गए, उनको और स्पेस चाहिए और रूम चाहिए, तो फिर आप सोचें कि हाँ हम अलग घर ले लें, छोटा सा करीब में रह लें, ताकि हमें फिर भी सपोर्ट करीब में मिल सकती है। लेकिन असल में हमारी यहाँ अप्रोच ये हो गई है कि जी जनाब, अब जो लड़कियों के पास ज़्यादातर आर्गुमेंट ये है कि जनाब ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं जो है वो सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, या आपके माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, या जो है वो आपके बहन भाइयों की भी केटर करूं और टेक केयर करूं। मैं जो है वो अपना देखूंगी और उससे ज़्यादा भी देखना हो तो बच्चों का देख लूँगी। तो ये वाला जो अब एक अप्रोच बिल्ड हो गई है, ठीक है, आप अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो ना करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हम उसी पे बात करें ना कि देखें फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। देखें, ये तो बात है, लेकिन ये थोड़ी कि टोटली ही आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। आखिर घर में और भी तो लोग हैं, जब आप नहीं थी तो वो सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जब शादी करके आए तो उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डालते हैं? हाँ, मसला ये ना कि बेटी बहू नहीं आई तो उससे पहले तक तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, अपने कमरे भी साफ कर रहे हैं, अपने कपड़े भी धो रहे हैं, लेकिन अब जब बहू आ जाएगी तो मसला ये है कि अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल देते हैं। फिर जब वो ओवर बर्डन होकर ये बात करती है तो जी आप कहते हैं कि वो फिर सबको बात बहुत बुरी लगती है कि लो भाई इन्होंने तो अलग होना है, ये तो साथ रहना नहीं चाहती हैं, तो घुलना मिलना ही नहीं चाहती। तो मतलब वो फिर चीज़ें और ज़्यादा रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देती हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि होता है वो फिर एक मियाँ बीवी के रिश्ते को होता है, इसकी इन सारे लोगों के मिसहैप्स की वजह से। तो आजकल काफ़ी मदर इन लॉज वाइज हैं, काफ़ी समझदार हैं, वो आते ही बीवियों पर इतना बर्डन नहीं डालती बहुओं को वो थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं। वो ये कहते हैं कम से कम अपने मियाँ की, अपने शौहर की पूरी जिम्मेदारी उठाओ, उसको खाना पीने का देखो, उसके कपड़े, ऑफिस कब जाना है, कब आना है,
वो चीज़ें तो देखो, और वो शुरुआत उसी से ही होती है। ये थोड़ी कि आप नंदों को भी देख रहे हैं, केटर कर रही हैं, देवर जेठानियों को भी, नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करें और एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप अपनी सास ससुर को भी देख लें। वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, उसका अजर बहुत है कि आप बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रही हैं, या अगर वो बीमार हो गए उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं, उनके पास बैठ रही हैं, उनसे अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं, या अगर आप ऑफिस वगैरह जा रही हैं तो अगर आप जा रही हैं वो अपने हिस्से का काम अगर कुछ छूट जाता है तो आप तरीक़े से आप भी कर सकती हैं। अभी आप इतनी ओल्ड नहीं हुई हैं, या नौकर कोई एक आध आती है नौकरानी, उससे कभी करवा दें। तो ये इट इज़ बोथ वेज़, यू नो, इट इज़ बोथ वेज़। एक वन साइडेड नहीं होता। अगर वो आकर आपको हेल्प आउट कर रही है, वो पैसों में भी आपको हेल्प आउट कर रही है, वो अपने घर को चलाने में हेल्प आउट कर रही है, वो कोई चीज़ में आपको ज़रूर, जाहिर है बिल्स आ रहे हैं, ये है वो है, तो थोड़ा बहुत सब लोग मियाँ बीवी इकट्ठा थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, बिल्स में डाल देते हैं। घर का खाना बन रहा है, कभी एक बनाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो इस तरह बढ़ जाता है। इस तरह आपका इतना जो बर्डन, आजकल इतनी महंगाई जो हो गई है, उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है कि द फैमिली शुड बी जॉइंट। अभी महंगाई को देखते तो वाकई आप एक शख्स के लिए तो कमाना खाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ भी करा लेते हैं। सारा हैदर हमें ज्वाइन करिए, आप मारूफ ट्रेनर है। वेलकम टू द शो सारा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और बात करने का मौका देने का और इतनी अच्छी गुफ्तगू में हिस्सा लेने का। अच्छा, तो सारा ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं, मिसेस खान ने जैसे कि बताया कि अभी तक हम उनके जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है उसके फ़ायदों पे बात कर रहे थे। आपकी नज़र में कौन सा फैमिली सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? लोग ये प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पर अभी जो यंग लड़कियां हैं उनकी सबसे पहले अब तो अप्रोच ये भी हो गई, मिसेस खान आप भी इस पर बाद में कॉमेंट कीजिएगा, कि शादी करने से पहले जो डिमांड रखी जाती है कि अब जो लड़की का घर है वो अलहदा हो, लड़के को गाड़ी दी जाए, लड़की के नाम पर एक घर दे दिया जाए। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ अब जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। तो आपकी नज़र में क्या आप समझती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को आप सपोर्ट करती हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ जो है आपका रुझान है? बहुत ही मुनफरिद सवाल है और बहुत ही हस्बे हाल है जो हम लोग गुजर रहे हैं इस मसले से। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि हम पेरेंटिंग सॉलिटरी नहीं कर सकते। वी नीड दीज रिलेशंस टू हेल्प अस। हम बहुत सारी चीजें अपने बच्चों के लिए नहीं उनको टीच कर सकते, तो नानियां, दादियां या घर का अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो मॉडलिंग हो रही होती है, साथ में इस्लाह भी हो रही होती है। लेकिन बाज औकात कुछ कदरें हो जाती हैं जिसकी वजह से अकेले रहना पड़ता है। जैसे जो बच्चे शादी होके बाहर चले जाते हैं, वो डिमांड करके अकेले नहीं रहना चाहते, मगर उनकी पास चॉइस ही नहीं है, उनकी मजबूरी है कि अब वो मियाँ बीवी और बच्चा है, अब उसमें क्या किया जाए। या यहाँ पर भी बाज औकात ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार या तो होती नहीं है, या फिर ये कि किसी वजह से दुनिया में नहीं होते, या कोई और वजह हो सकती है, तो अकेले भी रहना पड़ जाता है। यस, उसके अंदर मसाइल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर सिर्फ अम्मी ये दो ही होते हैं बच्चे की परवरिश के लिए। तो यहाँ मैं स्कूल के पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी ये कहती हूँ फॉर बोथ द सिस्टम, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो या जॉइंट सिस्टम, अपने बच्चों को एक एज से जुड़वाएं, एक मजालिस में लेके जाएं जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है, जहाँ पे शायरी हो रही है, जहाँ बड़े लोग आ रहे हैं और पुरानी वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अपने बच्चों को अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, आजकल दोनों मियाँ बीवी को काम करना पड़ता है, आप सबको मालूम है, इन्फ्लेशन हालात जो भी कुछ मसाइल हैं, इसमें हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम लेके जाएं, इयादत के लिए लेके जाएं किसी के पास, किसी के घर टाइम स्पेंड करने जाएं। बुजुर्ग बहरहाल खानदान में होते हैं, और अगर बहुत एज वाले लोग ना भी हो तो दूसरे रिश्तेदार होते हैं। देखिए, अब ये जो बात है ना कि जाना आना या थोड़ा वक्त स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना, ये तो हम यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असल जो मसला है हम ये देख रहे हैं कि लोगों की अप्रोच में या लड़कियों की अप्रोच में या उनकी फैमिलीज़ की अप्रोच में कि जी जनाब अभी देखा जाता है कि नहीं यार ये अभी साथ रखेगी, मेरी बच्ची अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसके नातवा कंधों पर मैं इतना बोझ नहीं डाल सकती कि ये इतना बड़ा घर जाके संभालना शुरू कर दे। तो ये हमारे यहाँ ये अब चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाता है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ हम ये पॉइंट रखें कि एक तो मिसेस खान ये भी इशू है कि किसी की मुदाखलत नहीं पसंद करते ना, अब वो चाहे लड़की हो
चाहे वो लड़का हो। बिल्कुल। अब वो चाहे लड़की के अपने माँ बाप हों, चाहे वो लड़के के अपने माँ बाप हों, और होनी भी नहीं चाहिए। एक सर्टेन पॉइंट तक इट्स फाइन, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है ना कि हर बात में नुक्ताचीनी हो रही है, आप जब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जेठानी देवरानी में, नंद और बहू में, और जो है वो माँ और बीवी में। तो ये जब कंपैरिजन ज़्यादा होने लगते हैं तो आप समझती हैं इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि ये उसने ये ले लिया, अब मेरी जेठानी ये ले आई है, ये उसके कपड़े बच्चे के पहनेगी। पास ये, तो अब मेरे बच्चे को भी हाँ, अब चाहिए। मैं बढ़िया इससे अच्छा जोड़ा बनाऊंगी और उसने उसका मोबाइल ऐसा है तो मैं उससे भी अच्छा। ये तो एक सिलसिला चल रहा है, फ्रेंड्स में भी चल रहा होता है। लेकिन आप आपको देखिए ना कि अपनी अब पॉकेट औरतें देखना। डिमांड करती हैं कि उसके, देखो तुम्हारे भाई ने तो उसको वो दिलाया है फलाना मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात कह रही हूँ, तुमने तो आज तक मुझे ये नहीं दिलाया। अब वो जी देख रहे हैं तो ये शुरू हो गए, घर में आते ही वो एक लड़ाई शुरू हो गई, या फलाने ने तो ये कल बनाया और तुमने आज अपनी बारी में दाल बना ली, उसने तो देखा था चिकन बना ली। तो लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मिसेस खान, लेकिन घर में लड़ाइयों का सबब डाल देती हैं। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो सास को चाहिए कि एक एक दिन सबकी लगाए, ये ना कि वो अलग वो पका रही है, वो अलग पका रही है। ये घरों में जो सिलसिले शुरू हो गए ना, ये लड़ाई की वाकई जड़ है। जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपके घर में एक ही दिन एक खाना पकाएगी दूसरे, तो एक ही तरह का एक ही वक्त में सब बच्चे और बड़े खाएंगे, तो उसमें ये होता है लड़ाई झगड़ा नहीं होता। या फिर कोई बाहर से मंगा रहा है तो वो अपने कमरे में चलो खा ले, ऐसा तो इतना तो होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने अगर अपनी पसंद का मंगा लिया वह तो डजंट मैटर। अब लेकिन ये है कि खाना एक जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सास ले और वो लगा दे कि बेटे आज आप पकाएंगी, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। तो इस तरह एक को रेस्ट भी मिल जाता है, दूसरा एक को अपनी पसंद का खाना पकाए, वो अपनी पसंद का अपना टेस्ट बदलता है, लोग एंजॉय करते हैं। और ये कि आपको यूँ फ़ायदा है कि अब महंगाई में यूटिलिटी बिल्स इतने आ रहे हैं कि आप बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, वैन्स की फ़ीस नहीं दे सकते, उनको अच्छा खाना नहीं खिला सकते। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में ज़रा सब्र व तहम्मुल होगा तो ये चीज़ें आप पूरी कर सकते हैं। अब कैसे होगा? देखें, अब आपने यूटिलिटीज़ की बात की ना, तो मुझे फ़ौरन दिमाग में ये चीज़ आई कि देखें अब लोगों के यहाँ क्या होता है, उनके कमरे में तो एसी चलता है, यहाँ तो हमने फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 घंटे, वो तो जो रात से एसी चला रहे हैं तो उनके तो दोपहर तक एसी बंद नहीं होता। मुझे देखा है आपने, मैं तो 3 घंटे एसी चलाती हूँ, मैं तो 4 घंटे एसी चलाती हूँ। हाँ, और उनको देख तो मतलब ये छोटी चीज़ें नहीं होती, एट टाइम्स है। ये इम्पैक्ट डालती हैं। तो लड़ाइयों का सबब तो ये है ना। अब हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये रोज़ाना चिक झिक घर में होगी, एसी चलाने पर उसने पंखा चलाया, उसने लाइट चलाई, उसने फलाना कर दिया, उसने उसके बच्चे को, तो एट टाइम्स अब वो शौहर भी कहते हैं भाई अपनी बेगम को लो और अलग करो और निकलो यहाँ से। तो मतलब वो रोज़ाना की जो जिद बहस, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉलरेंस लेवल हमारा कम हो रहा है। सारा आप क्या आप अग्री करती हैं इन बातों से कि उसके बाद आप सोचते हो कि आप निकल चलो? एक कॉलर को भी शामिल कर लेती हूँ, उसके बाद आप इस पर कमेंट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। याया, आप कैसे हैं और कौन से फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं आप याया? पहले तो मिसेस खान को बहुत सलाम हो, ये तो जो है ना मॉर्निंग शो की जान मैं आपकी दूसरी सारा को भी सलाम हो। देखिए बात पता है क्या है रमशा, बात ये कि मैं तो पर्सनली जॉइंट फैमिली सिस्टम को लाइक करता हूँ और मैंने तो ज़ाहिर एक टाइम गुजार लिया, 26 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। लेकिन मैं अब रियलाइज करता हूँ कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में मजीद ज़्यादा नहीं चला जा सकता। उसकी वजह है कि देखिए एक किसी भी जॉइंट फैमिली में जाने के लिए आपको थोड़ी बर्दाश्त और वो चाहिए होती है, जो हम अब खत्म होती जा रही है। अब एक मैं कहता हूँ चलिए आप अलग भी होना चाहते हैं ना, तो आप किसी घर में आप गई हैं ना, तो आप एक फॉर्म द नेक्स्ट डे आप स्टार्ट ना कर दें कि मैं अलग होना चाहती हूँ। इट विल टेक सम टाइम। आप ये तो माँ को भी रियलाइज, अगर ये माँ रियलाइज कर लेना कि भाई मेरी बेटी की बीवी बन के आई है, इसकी जगह स्पेस देना उनका फर्ज है कि उसको स्पेस दे। माँ का हमारे स्पेस, मेरे फादर कहते थे रमशा के पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ना हमारी जमहूरियत में ना हमारे घरों में, तो वो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया जाता है। आपने जैसे मिसालें दी ना, किचन से लड़ाई शुरू होती है और कोर्ट तक पहुंच जाती है। हाँ। तो ये एक बुनियादी चीजें फर्क पता है क्या? एक आपकी शादी जब हो रही होती है ना किसी लड़की की, तो बेसिकली उसकी सिर्फ मियाँ से नहीं हो रही थी, पूरे घर वालों से ही इसका कनेक्शन बन रहा होता है। मियाँ तो बेचारा बाहर होता है, सारा दिन जो भुगतती है ना वो सास या बहू एक दूसरे को भुगत रही थी या नंदे भुगत रही होती है, तो वहां फिर खराबियां होती है। मेरा मिसेस खान से सवाल ये कहते हैं आज ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि जी आप अलग अलग यूनिट होने पड़ेंगे क्योंकि लोगों की प्राइवेसी है, थिंकिंग चेंज होगी, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? क्या लड़की जाते ही डिमांड कर दे कि भाई मैं अलग होना चाहती हूँ?
ये मेरा सवाल है। अच्छा ठीक है याया, आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगी मिसेस खान, लेकिन सारा जो मैं पहले बात कर रही थी कि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये जो है ना वो मामलात को ख़राब कर देती हैं। अब उससे होता क्या है कि हम कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत मज़ा आता है जॉइंट फैमिली में रहते में, लेकिन वाकई जैसे अभी याया ने भी बात की कि जो लोग रह रहे होते हैं, जैसे सास और बहू आपस में रह रही हैं, वो एक दूसरे को भुगत रही होंगी। फिर ये रिश्ता ऐसा है कि देखिए माँ और बेटी 10 दफ़ा भी लड़ेंगे ना तो उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रह लेंगे, उनके दिन में वो चपकलिश पैदा नहीं होगी। लेकिन सास बहू का रिश्ता, सास नंद का, या जो है बहू और नंदों का रिश्ता ऐसा होता है कि वो जी दिलों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, देवरानी जिठानियों के दिलों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। तो रादर देन कि आप लड़ना शुरू कर दें, मोहब्बतें दिलों से ख़त्म होना शुरू हो जाएं, एक दूसरे को देखने के, मिलने के, बात करने के रवादार ना हो, भाई आप अलग होने के लिए कहते हैं, जाएं रहें सुकून से, जो दिल चाहे करें। तो सारा आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, इसमें मेरी सास मदर इन लॉ बहुत सारी बात कहा करती थी। वो ये कहती थी कि देखिए हम जिस रिश्ते में भी मुंसलिक हो रहे हैं ना, वो रब की रजा के लिए हो रहे हैं। तो जब रब की रजा बीच में आ जाएगी और हम उसकी खुशनुदी के लिए उस रिश्ते को निभाएंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा। तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे देवरानी जिठानी का हो, चाहे शौहर और बीवी का हो, ये रब के लिए है। ये रिश्ते हम खुद नहीं बना रहे, रब का हुक्म है इन रिश्तों में जोड़ना। तो जब ये काम हमने रब के लिए किया तो फिर तमाम जज्बात, तमाम एहसासात, तमाम जो अंदर की खलिश है या जो भी आप सारा से हाँ कैसे रखा हुआ है, एक ही किसी ने चलाया। जी आपकी जी, कनेक्टिविटी कहिए। का थोड़ा सा इशू है, आप फिक्स शायद करते हैं, उसके बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिसेस खान, जैसे अभी आया ने भी सवाल किया ना कि देखिए एक हर किसी की अपनी अपनी स्पेस है, हर किसी को अपने तरीके से रहना पसंद है, अपना लाइफस्टाइल, अपने तरीके का खाना, अपने तरीका सोना, उठना, जागना, आना जाना, अपने बच्चों को रखने का तरीका। बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हो रहा होता है मिसेस खान के तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे होते बहुत सारी माओं को कि नहीं मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को दूँ या इस तरह की चीज़ें सिखाऊं कि ये जो नानी नाना कर रहे हैं, दादी दादा कर रहे हैं। उमूमन दादी दादा से ज़्यादा होते हैं क्योंकि नानी नाना के घर पे तो नहीं रह रहे होते। तो और ये याह्या ने भी पूछा कि अगर आप अलग रह भी रहे यूनिट सिस्टम में तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आप किस तरह से अलग हो सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में भी इसकी ममानियत नहीं है। हमने देखा कि इस्लाम भी ये कहता है कि हर फैमिली का एक यूनिट सिस्टम होना चाहिए और उस यूनिट सिस्टम की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसके बेटे पर है, वो रखे। बहू अच्छे से उसने सलूक से रखती है तो उसको उसका अजर और सवाब मिलेगा, उसको उसका जो है वो दर्जा भी मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि रूल है। तो हम क्या कहते हैं, किस तरीके, क्या क्राइटेरिया, ये भी सही नहीं है कि आप अगले दिन से ही जाके जो डिमांड करें मुझे उठाओ और अलग कर दो। देखिए ये बहुत बुरी बात है कि अगर माँ बाप भी कहें कि भाई आप पहले अलग घर लें और फिर जाएगी, इस तरह शादियाँ नहीं होती। बस्ती और आती बहू जो है अपने ससुराल में ही आती है और ससुराल में ही आते हुए अच्छी लगती है। ये नहीं कि उसका अलग घर बना दिया तो वो उधर जाएगी विदा होके, घर में ही जाती है। आप कुछ अरसा रहते हैं, 2-3 बच्चे हो जाएं, ज़रा बड़े हो जाएं, आप जब अभी जाती हैं तो आपको इतनी समझ नहीं होती घरदारी की। हमने भी अपनी सास से सारा कुछ सीखा, सही बात है। हमने भी घरदारी अपनी सास से सीखी, हमने भी खाना पकाना, हमें ABCD तो आता था कि इसमें अदरक लहसुन प्याज मसाले डलेंगे, लेकिन कितने डलेंगे, कब कब डलेंगे, कैसे डलेंगे, किस तरह भूनना है, कितना भूनना है, कब सब्ज़ी डालनी है, कब बिरयानी को कैसे दम देना है, चावल को कैसे कितना देखना है, क्योंकि अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए होते। अभी तो हम पढ़ाइयाँ ख़त्म करके अपनी पढ़ाई से फारिग होकर शादियाँ हो जाती हैं फ़ौरन। फिर शादी के बाद आप मंझते और आपको आपकी सास ही पॉलिश करती है, आप दूसरे घर में जाके पॉलिश होते हैं। आपको पता चलता है कि कैसा रख रखाव क्या है, रहना सहना कैसा है, किस तरह कितना पकाना, कितना नहीं पकाना। अब हमें ये सारी चीज़ें हमारी तो सास ही सिखाती थी कि भाई इतना अगर है लोग तो आप इतना पकाएं, इस वक्त दम दें, इतना तेल डालना या घी डालना। खुश्का चावल में मैंने एक दफ़ा खूब घी डाल दिया तो मुझे ज़रा डांट पड़ी। उन्होंने कहा कि इतना घी जो तेल है वो बिरयानी या पुलाव में डलता है। जब आप खुश्का चावल बनाते हैं तो साइडों में हल्का सा तेल डालते हैं। यहाँ तक कि सब्ज़ी कैसे बनानी है, सब्ज़ी के भी तरीक़े होते हैं, पालक कैसे काटेंगे, गोभी करेले कैसे, हमें तो सारी चीज़ें हमने अपने ससुराल में देखिए सीखी। ना कि अब आपको डांट पड़ गई,
अब उस डांट को इशू बना के जी शाम में खड़े होंगे नहीं नहीं, कि डांट जी नहीं पढ़ना, मुझे तो ऐसा कह सिखाते दिया। हैं। अब यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अब उस वक्त ये था कि हमें दिल बड़े रखने थे, हम जो है वो सुनने के लिए तैयार रहे कि हाँ ठीक है कभी अच्छा बुरा भी हो जाता है, लेकिन हाँ बेजा भी होने लगे, रोज़ ही होने लगे, तो वो भी आप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ों में कि आपने अपनी सास से सीखा, तो मैंने भी अब क्योंकि मैं भी वर्किंग लेडी थी, मुझे भी जब शादी हुई तो कुछ नहीं इतना कोई खास खाना बनाना ही चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं ऐसा होती अम्मा के घर। अब अम्मा के घर तो गए नौकरी के बाद और जाके सो गए, सोकर उठे और और ऑफिस आ गए। अम्मा ने पूरा कर दिया कि ऐसे ही है। चलो बच्ची लेकिन थकी जब हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी तो मैंने भी अपनी सास से सीखा, और मतलब जो मेरा स्टाइल वो मेरी अम्मी वाला नहीं, वो मेरी सास वाला ही है। तो क्योंकि मैंने उनको देख के उनसे चीज़ें जो जो उन्होंने मुझे बताया जैसे उस घर में होता था, तो वैसे हमने उसको सीखा और देखा, अडैप्ट किया। टाइम लगता है लेकिन बाय द टाइम आप चीज़ें करने लग जाते हैं, बेहतर हो जाती हैं बहरहाल। लेकिन जैसे मिसेस खान ने भी कहा कि टाइम जो है वो बहुत बड़ी इसमें चीज़ होती है, भले आप अलग रहें चाहे आप साथ रहें, लेकिन मेरे ख्याल से मिलके और अच्छे से और बड़े दिल के साथ रहना जो है ना वो मैटर करता है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, आप भी कॉल्स कर करके शामिल हो सकते हैं और अपना जो पॉइंट है वो रख सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक तो यूनिट जो फैमिलीज़ हैं उसके अपने भी फ़ायदे हैं, आपकी प्राइवेसी होती है, आप जो है ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप एक बड़ी फैमिली में होते हैं तो आपको उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है चीज़ें। तो सारा जिस तरह पर हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दोनों के ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप चाहे अकेले रहें चाहे आप किसी के साथ रहें, दिलों में मोहब्बतें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से रहना, एक दूसरे से मिलना। हम एक दूसरे के साथ एक घर में रह रहे हों लेकिन एक दूसरे को सलाम करने के, मुंह देखने के रवादार ना हो, तो ऐसे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लड़ना हो, भिड़ना हो, मरना हो, लेकिन मरो उधर ही। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर हम मिल के नहीं रह सकते में बरकत होती है, ये बात हम सब जानते हैं, हमने बचपन से यही सुना है। लेकिन ये जो रिश्ते हैं, ये जो हमारे बात करने का तरीका है या जो हमारे रिश्तों को निभाने का तरीका है, इसमें अगर सिला रहमी नहीं है, एक दूसरे के लिए एहसास नहीं है, तो यही चीज हमारी तबीयत का, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन रही है। अगर हम अपने नजदीक साथ रहने वालों से इज्जत और एहतराम से बात नहीं कर सकते, तो क्या हम बाहर जाके भी इसी तरह बात करेंगे? हमारी आदत बनती चली जाएगी ना। और रिश्तों की नजाकत, उनका एहतराम, उनकी इज्जत, ये सब चीजें एक माशरा बनाती हैं। और हमारे माशरे में जो फुकदान है इस वक्त टॉलरेंस का, आपने बड़ी प्यारी बात कही थी, वो बात इसीलिए हमें नजर आ रही है। आपने एक और बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब लड़की रुखसत होके आती है ससुराल में, तो वालिदैन अक्सर ये सोचते हैं कि भाई हमारी बेटी पे जिम्मेदारी ना हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी, परेशान हो जाएगी। इसमें एक छोटी सी बात है, मेरी वालदा मेरी सास दोनों ये बात कहा करती थी कि जब रुखसती होके बच्ची ससुराल जाती है तो अगले ही दिन से वालिदैन भी ये उम्मीद करने लगते हैं कि जो जेवर, कपड़े, जो भी कुछ हमने उसको दिया है, ये उसकी जिम्मेदार है। और यही सोच के वो सच भी करते हैं कि हाँ वो संभाल सकती है, वो रख सकती है। तो अगर ससुराल वाले एक्सपेक्ट कर लेंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात हो जाएगी? और जिम्मेदार तो हम हैं ना, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है। हम किस तरह बात कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, तौर तरीके, उठना बैठना चलना, जिम्मेदार तो हम हैं। तो जिम्मेदारी तो बहरहाल हमारे ऊपर है जब तक हम जिंदा हैं। और इसी में हमारे लिए फला है, इसीलिए हमारे लिए यहाँ में हुक्म भी है रब की तरफ से कि रिश्ते निभाने हैं। अब वो अपने लिए निभाने हैं तो फिर उसमें होंगे, और रब की रजा के लिए निभाने हैं तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी अलग हो जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन बस बात वही है ना कि अब ये जो दौर होता जा रहा है, जो हम चीज़ें देखते जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हमारी एडवांसमेंट आ रही है मिसेस खान चीज़ों के अंदर, एक तो वक्त की बहुत किल्लत है कि हर जिसको देखो उसके पास वक्त नहीं है। जिसको देखें आप जो है ना बच्चों के अलग मसाइल हैं, बच्चों के पास अलग वक्त नहीं है, हर किसी के अलग रूटीन्स हैं। उसकी वजह से भी जब हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो किसी के बच्चों का अलग खाने पीने का है, किसी के बच्चों का अलग रूटीन है, कोई किस टाइम जाता है, किस टाइम जीता है, खिलौने, चीज़ें, तो उन सब चीज़ों से भी जो है ना एक सिस्टम के अंदर लोगों को वो एडजस्ट होने में लग रहा होता है कि मुश्किल लग रहा होता है। हाँ, ये बात है कि आपको बहुत इतना बड़ा दिल इंसान का नहीं होता। चलो माँ बाप का इतना बड़ा दिल हो गया,
माँ बाप तो उस घर में रह रहे थे और बीवी भी आके कुछ एडजस्ट हो गई, लेकिन जब आपके बच्चे ग्रो कर रहे हो, जब उनमें सेंस आ जाती है कि उसकी चीज़ अच्छी है, उसकी चीज़ अच्छी नहीं है, उसको महंगी चीज़ मिल गई, उसके डैडी पापा ने ये ला दिया और मुझे घटिया चीज़ ला कर दे दी, तो बच्चों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं और जिनको अच्छी चीज़ मिलती है वो बॉसी हो जाते हैं और अपना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उन पे जता रहे, अरे तुम्हारी तो 2 रुपए की चीज़ है, मेरे तो 4 रुपए की चीज़ है, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें घटिया चीज़ दिला दी। तो बातों बातों में कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो जाता है, फिर वो आगे चलते चलते बड़ों में भी बात चलती है। तो इस तरह ये बात है कि जब अब आपने सीख लिया, अब जो बहू आई है उसने सारे उस घर के तौर तरीके, अब वो मंझ गई है और अब उसमें स्पेस कम हो गई। अब आप देख रहे हैं थोड़ी लड़ाई झगड़े डेवलप हो रहे हैं, बच्चों से बड़ों तक जाते हैं लड़ाई झगड़े। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ, अब हम ज़रा अलग हो जाएं, करीबी में कोई अलग घर ले लें छोटा सा और उधर लेकर अपने बच्चों के साथ चले जाएं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अलग हो जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें भी किसी को इस बात को बुरा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं लो भाई उन्होंने तो एक तो अलग होने की बात कर दी है, तो ऐसा हो जाता है अब किसी ने बम फोड़ दिया घर में। हाँ, लड़ाई झगड़े लो और भाई, शुरू अगर हो ये गए। लफ्ज़ सुनेंगे कि हम जी यहाँ से जाना चाहते हैं या हम जो अलग रहना चाहते हैं, जो भी हंसी शख्स खुशी। फैमिली में बात कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जी घर में एक धमाका हो गया, क्या ऐसी क्या बात करनी होती है, डाय डाय फ्रेम इन और आउट होना शुरू हो जाते हैं। सब तो ये नंदों को बताया जाता है, हाँ। घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, एक्सटेंडेड फैमिली को, लो भाई उन्होंने तो डिमांड कर दी अगले घर की, देखोगे इधर क्या कमी है, क्या जगह की कमी है, खाने पीने की कमी है, हम तो उनको इतना चाहते हैं, हम तो उनको भी उतना ही चाहते हैं जितना इनके बच्चों को चाहते हैं, लेकिन ये बहू तो अब बज़िद है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये उसका राइट है और उसको बहुत खुशी खुशी, मैंने भी अपनी बहू को, उसने अपने घर बना लिया था, उसने जाना था, व्हाई नॉट, आपका घर बन गया है, आप उसको अपने तरीके से सेट करें, आपके बच्चे हैं, अब आपको शायद और स्पेस चाहिए। ऑल्दो आई हैड मच अच्छा, स्पेस। ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका अपना बच्चा, आपके अपने पोता पोती है, आप नवासा नवासी, आप ये ग्रो कर रहे हैं, हाँ। जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे होते, वही उसी सोच के साथ उसको अपने से मतलब वो लगा के जोड़ कर रखने वाली रखना। सोच में जो है ना हमारी यहाँ पनपती जा रही है। कॉलर भी उनको शामिल करते हैं, फिर सारा का कमेंट भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से गुफ्तगू कर रही हैं? जी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं रमशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिद्रा, फरमाइए। अच्छा, मेरा एक सवाल था, सवाल तो नहीं, डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर एक लड़की शादी होकर आ रही है तो जरूरी है कि वो अपने ससुराल के ही तौर तरीके अपनाए? अगर भाई हमारे यहाँ प्लेटें ऐसे रखी जाती हैं तो ऐसे ही रखें, अगर हमारे यहाँ कलेजी कुकर में पकाई जा रही है तो आप भी उसी में पकाओ, हो सकता है वो दूसरे तरीके से बेहतर तौर पे पका सके। सही। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि जो है ना, जैसे अभी ये कह रही हैं सिद्रा, सारा आप इस पे क्या कमेंट करेंगी कि बहुत सारे तौर तरीके होते हैं ना? बहुत उम्दा सवाल किया है सिद्रा ने। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कोई एम्प्लॉय आता है वो बहुत सारी अपनी स्किल्स लेकर आता है, लेकिन वहाँ जो लोग पहले से उस इदारे को चला रहे होते हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज या जो भी SOPs बनाए होते हैं, वो कुछ देख के, कुछ एक्सपीरियंस करके, कुछ चीजों को उसको मद्देनजर रख के बनाए होते हैं। सही। और फिर वो जो नया एम्प्लॉय आया है उस इंस्टीट्यूशन में, उसको मौका मिलता है कि वो अपना हुनर दिखाए और लोगों को बावर कराए कि हाँ, मेरे पास जो स्किल है वो भी काम आ सकती है। घर में होती है कि जो एक एडजस्टमेंट पीरियड चल रहा होता है, जिसको कि हम एक पावर प्ले भी समझ लेते हैं, कि जो ससुराल वाले हैं वो अपना घर का मामूल दोसने लगते हैं बच्ची के ऊपर, और बच्ची को ये एहसास होता है कि यार ये तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका क्या किया जाए। बेहतरीन सवाल इन्होंने पूछा। सिर्फ जो बात मिसेस खान ने भी कही, आई एग्री विद हर, वक्त जो है ना वो बहुत सारी चीजों को ठीक करता है। आप अपने कहीं जो काम आप कर सकती हैं करती रहिए, कंट्रीब्यूशन देती रहिए, वक्त आएगा कि लोग रिकग्नाइज करेंगे आपके तरीके को भी, और जो आप करना चाहती हैं, और कुछ दिनों में वो आप इम्प्लीमेंट करा सकती हैं जिस तरह आप चाहती हैं। मिसेस खान की बड़ी प्यारी बात है कि वक्त चाहिए, सिर्फ वक्त, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा टॉलरेंस, आप यू विल गेट टू डू व्हाट यू वांट टू डू अल्टीमेटली, लेकिन उस वक्त पावर प्ले में ना लग जाए। असल में मसले उसी वक्त होते हैं। अच्छा, लेकिन ये दोनों, मुझे ऐसा लगता है दोनों तरफ से जी। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की आ गई, जो सिद्रा ने अभी कॉलर ने बात कही
कि वो जी प्लेट ऐसे रखना है तो जी ऐसे ही रखना है, अगर ये नहीं हुआ तो जी घर में हंगामा शुरू कर देंगी, तो सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देंगी एक ही दिन में। चले आपने एक दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, आप एक आराम से अंदाज में भी सिखा सकते हैं, लेकिन हमारे नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने बताया ऐसे नहीं होता, अगर ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। मतलब आप भी उसको, अगले को, आने वाले को भी थोड़ी स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक आप सिर्फ बहू से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उसको एडजस्ट होने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा तो तुम टाइम लो। सामने वाला भी उसे स्पेस दे सकता है कि यार चलो ठीक है, अगर इसने ऐसा कर लिया तो मैं देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। देखकर भी, अब देखें ना, लड़कियां तो पढ़ी लिखी हैं, उनको शऊर है, तो देखकर भी सीखती हैं। हमने तो देखकर भी बहुत चीज़ें सीखी हैं। ऐसा ही है। ये थोड़ी कि हर चीज़ मुंह से बोलती थी, हमें पता था ये चीज़ यूं रखी जाएगी, ये जो साफ़ी है ये हंडिया के लिए खाली इस्तेमाल होगी। और मुझे बहुत अजीब सा, क्योंकि हम तो कभी जाते थे किचन में, चमचा ऊपर देगची के रख दिया, लेकिन हमारी सास अलग से एक प्लेट रखती होती थी, उसमें वो ऐसा खाना पका हुआ होना चाहिए कि उस हंडिया में पता ना चले कि खाना पका हुआ, उसके ऊपर नहीं आप रखें। और साफ़ियाँ अलग होती थी, किचन में साफ़ करने की अलग और हंडिया पकाने की अलग। उन्होंने 3-4 किस्म की साफ़ियाँ रखी हुई थी, उनको वो साफ़ियाँ कहती थी। और ये कि ये वाली साफ़ी उस चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, और ये वाली तो हम देखकर, क्योंकि अब हम समझ आ जाती है, समझ आ जाती है, एक आध दफ़ा ज़रूर मिस्टेक हो जाती है, हम खुद रियलाइज़ कर लेते थे और हम खुद देखते होते थे कि ये चीज़ किचन में यूं रखी गई है, यहाँ पे देगचियाँ रखी गई हैं, यहाँ प्लेट्स रखी गई हैं, यहाँ मग्स और कप्स का है और अपने ग्लासेस का है ये जगह। तो ये चीज़ें तो तौर तरीके अगर आप आके सीख लेते हैं, घर में तो भाई कहाँ पड़ा है, यहाँ रख दिया, किसी ने उठा लिया या खुद चलते हुए उठा लिया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको अक्ल और तमीज़ के साथ रहना पड़ता है, नहीं तो वो यही कहेंगे इनके घर में क्या तमीज़ नहीं सिखाई। तो लड़कियों को मैं यही कहती हूँ डे 1 से कि ये चीज़ें थोड़ा सीखो। ये नहीं कि मैंने देखा लोगों के घरों में जाओ तो कप्स वगैरह वहाँ पड़े होते हैं, उसने चाय पी वहाँ ही रखी हुई है, अभी वो मेड आएगी तो उठाएगी। क्यों मेड, क्यों खुद उठते चलते फिरते उठा कर रख लो। तो ये चीज़ें लड़कियों को देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए। अगर भाई ने चाय पी ली या बहन ने, तो नहीं उसने चाय पी है, हम तो नहीं उठाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, वो उठाएं करें। थोड़ा सा आपने दूसरे घर जाना है, थोड़ा बर्दाश्त करें, ताकि आप उधर भी अगर सास ससुर का कुछ मग वगैरह पड़ा हो, अलबत्ता तो सास वगैरह खुद ही अपना कर लेती हैं, हम तो इस वक्त भी अपना कर देते हैं, बल्कि करके दूसरों को भी दे देते हैं। तो ये अपने अंदर ये कल्टिवेट करें ये चीज़ें अपने अंदर कि भाई ये चीज़ें हमको करनी है। थोड़ा सा संभालना होता है, थोड़ा सा अपना क्या इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, थोड़ा सा अपना हाथ हिला लो, ये चीज़ इधर की उधर रख दो, उधर की इधर रख दो, घर को साफ़ रखो, घर को फजूल की चीज़ें जो हैं उनको समेट दो, तो आपका घर अच्छा लगेगा। और आपके पास प्लस पॉइंट ये होगा कि सास कहेगी कि हाँ भाई इस लड़की को तौर तरीके आते हैं, आपकी फैमिली में इज्जत होगी। कहीं ना कहीं तो सास बोलेगी भाई ये तो बड़ी संभालती है, घर को संभाल के रखती है। लेकिन लोगों का, लड़कियों के शिकवे ये भी हैं मिसेस खान कि हर जगह पर सास ऐसी नहीं है कि जो अपनी बहुओं की तारीफें कर रही हो, नहीं आजकल है ना। करते ही अब हैं। मसला ये होता है कि जी अब सासों बहुओं की कंप्लेन ये होती है कि लो भाई मैं जितना भी कर लूँ ये तो मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्या मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता, या मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ना शौहर की तरफ से, ना सास की तरफ से, ना घर में किसी की तरफ से, तो मैं अपने आप को घिसे जा रही हूँ, कोई मुझे जो है ना वो उसका रिवॉर्ड नहीं है। ये भी एक पॉइंट आता है, ज़रूर आता है। पहले कॉलर ले लूँ फिर ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं दाऊद बात कर रहा हूँ मैम, जी फरमाइए। कराची से। जी दाऊद जी दाऊद कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा था, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। थोड़ा सा इसमें इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दीदी, जो भी औरत होती है वो सास भी बनती है। आपस में जो रहने का तरीकाकार होता है, जब बहू आती है, मेरी भी बेटे की शादी होगी, तो आप मुझे ये बताएं जब वो आए घर में, मेरी वाइफ काम कर रही है, अगर थोड़ा सा मुस्कुरा के एक दूसरे को लेके चले, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, मैं कल आऊंगी, अगर इजाजत ले लें, परमिशन ले लें, मोहब्बत से एक दूसरे को नजरअंदाज कर दें, भाई भी मेरे का सास भी और बहू भी, तो घर बहुत अच्छा होगा। हाँ वही वाली बात है ना कि अच्छा ये मेरे ख्याल से बॉन्डिंग की भी बात है। सारा ऐसा है ना कि वो बॉन्ड हमने देखें, किसी भी बॉन्ड को क्रिएट होने में टाइम लगता है। सारा आएंगी तो उनसे भी बात होगी, लेकिन यही जो बात है कि बॉन्ड को क्रिएट होने में टाइम लगता है। वो बॉन्ड जो है वो आप किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप तारीफ़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके भी क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड, सास बहू की हम बात कर रहे हैं ना,
मियाँ तो बेचारा जो निकला है तो वो शाम में आएगा। बिल्कुल। तो आप 2 ही लोग हैं जो घर में साथ हैं, या आपकी देवरानी जिठानी हो गई, यही 3-4 रिश्ते हैं जो घर में साथ होते हैं। तो ये बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है आपको। जो बात अभी दाऊद ने भी कही है कि जी क्या हो जाएगा अगर वो बोल के या पूछ के चली जाएगी कि मैं मम्मी के घर चली जाऊँ, या आप जो है वो एक दूसरे से इजाज़त दे लें, मशवरा ले लें। हम तो हर चीज़ में मशवरा लेते हैं, कहीं पार्टी में भी जाना हो, अगर मेरी सास हो तो जी मैं पूछती हूँ कि मैं घर में ये पहन लूँ, मैं ऐसा ये इसके साथ ये चीज़ निकाल लूँ, ये अच्छा लगेगा, या छोटे को ये पहना दूँ, तो मतलब उसमें क्या है? मतलब नहीं, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर करूँगी। जब एब्रप्टली लड़कियाँ जाती हैं और सास से कहती हैं मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, पहले से थोड़ा पहले से बता दो, अम्मी आप कंफर्टेबल रहेंगी, मैं इतने बजे से इतने बजे तक अपनी अम्मी के घर जाऊँगी। अगर आप इस तरीके से कहेंगी, ये लेके जाते हुए मैं सास के घर जा रही हूँ, पर्स उठाया, मियाँ को लिया, गाड़ी में बाइक पे बिठाया और चल दी। ये बहुत, मुझे ये बात बड़ी नागवार गुजरती है जब लड़कियाँ ऐसे करती हैं कि एकदम उठे, हाँ हमने प्लान बनाया हुआ था तो हम जा रहे हैं। भाई आप सास को भी तो बता दें, आप एक हंडिया बनाकर चली जाएं, या जो एक्स्ट्रा ज़रा सा काम है वो भी कर जाएं, कुछ चीज़ इधर उधर करनी है वो भी कर जाएं। सास से पहले बता दें कि आज मैंने जाना है, सुबह से बता दें, शाम को शौहर आएगा तो आप चली जाएं, और एक्स्ट्रा काम जो है थोड़ा सा कर लें। सास और ससुर के लिए खाना देख लें कि पड़ा हुआ है या नहीं, बस इतना सा अगर आप देख लेंगी, कर लेंगी, सोच लेंगी और पहले से बता देंगी तो चीज़ें अच्छी तरह मैनेज हो जाएंगी, आपके लिए भी, घर वालों के लिए भी, सास ससुर के लिए भी, या कोई आएगा जाएगा आप उसके लिए भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर लेंगी। तो ये है कि इन एडवांस चीज़ों को थोड़ा सा सोचें और फिर अप्लाई करें तो ज़्यादा घर में बेहतरी आएगी। इस तरह एब्रप्टली बोलने से रूडनेस लगती है। मतलब इट इज़ वेरी रूड ऑन योर पार्ट कि आप एकदम एक चीज़ को बता रहे हैं, अगला जना प्रिपेयर्ड हो या ना हो, घर में किसी ने, सास ने, पता नहीं उसकी अपॉइंटमेंट हो, हर घर में देखिए बड़ों का एक अलग ही एहतराम होता है, उसको मेरे ख्याल से वो तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो किसी को भी उसका जो है ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक की तरफ बढ़ लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही जनाब जॉइंट फैमिली सिस्टम पे या फिर यूनिट फैमिली सिस्टम पे, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे। तो जनाब आपको हम जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम की तो बात की, लेकिन वाकई मिसेस खान हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप हमने उसके फ़वाइद पे तो बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन किए, लेकिन जब एक शख्स अकेला रह रहा होता है अपने मियाँ बीवी और बच्चों के साथ, तो सारी अटेंशन वहाँ पर होती है। आपके जो मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़ों में भी ज़्यादा तवालत नहीं होती है, वो किसी न किसी तरह से रिजॉल्व हो ही जाते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमें वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि हाँ एक टाइम आता है कि आपको सेपरेट होना ही पड़ता है और अलग ही आप ज़िंदगी फिर बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ज़ाहिर है घर में भी स्पेस इतनी नहीं होती, बच्चों को भी अपना कमरा अलग चाहिए होता है, खेल की स्पेस चाहिए, उनको पढ़ाइयाँ करनी है, पढ़ाई करनी है, सारा कुछ, उनके ट्यूटर्स आ रहे हैं या कुरान शरीफ पढ़ाने वाली आ रही हैं, तो अपनी स्पेस उनको चाहिए होती है। अब जब आप देखें कि देवरानी जेठानी के भी बच्चे हो गए हुए हैं, तो अब आप खुद सोच लें, अगर आप मैनेज कर सकता है जो बच्चा, तो वो अलग हो जाएगा, तो उधर घर में रहने वालों को भी स्पेस मिलेगी और जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको भी अलग रहने से उनको भी स्पेस मिल जाएगी। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उस वक्त लड़ाई झगड़ों के बजाय आप उस वक्त अलग हो जाएं और अलग अपना एंजॉय करें, बच्चे भी अलग एंजॉय करें। और आप बड़ों का भी एक रोल होना चाहिए कि बड़े भी ये काम कर सकते हैं कि भाई आप जाओ और अब आप अपना जो है छोटा मोटा ले लो, उसमें बुरा मान के बैठ जाए, लो भाई वो तो निकल गया। नहीं, इट इज़ बोथ वेज। आपको भी, सास ससुर को भी उनको इजाज़त देनी चाहिए और उनको खुश होना चाहिए कि वो अपने घर में जा रहे हैं और उनको स्पेस मिलेगी, बच्चों को थोड़ी आज़ादी मिलेगी, तो थोड़ा खेल कूद में उनको अपनी चीज़ें मैनेज करने में, बैग्स रखने में, किताबें रखने में, बहुत सी चीज़ें होते हैं, शूज़ वगैरह, हर चीज़ के लिए उनको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो वो अलग हो जाए और हर तरह से फिर मैनेज हो सकती हैं चीज़ें, अलग रहकर भी बहुत अच्छी तरह मैनेज हो सकती हैं। बल्कि बच्चे ज़्यादा खुश होंगे कि उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, उनको स्पेस मिल गई, उनको अपना रूम मिल गया, वो अपने रूम में अपने जैसे मर्ज़ी रहें, जिस तरह मर्ज़ी अपनी चीज़ें करें। अब देखिए बात ये कि मिसेस खान, हम जब दोनों सिस्टम से अगर हमने बात की कि दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसानात भी हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि आप किसी भी सिस्टम का हिस्सा रहें,
लेकिन आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, शौहर हों, बच्चे हों, सास ससुर हों, देवरानी जेठानी हों, नंदे हों, बहुएं हों, आप एक दूसरे के साथ जो आपका रिश्ता है उसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ जो दिल में मोहब्बतों का सिलसिला है, जो बॉन्ड है, वो कायम रहना होना चाहिए। अगर आप एक घर में रहते हुए वो कायम कर सकते तो गुड इनफ, आप एक दूसरे के साथ रहिए। उसके जितने फ़ायदे हैं आप ये देखें, महंगाई में आपको सपोर्ट हो जाती है, आपके बच्चों की टेक केयर हो जाती है, आपको कहीं जाना आना हो परेशानी नहीं होती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हो जाती हैं, आपकी बीमारी आज़ारी आसानी हो जाती है। अगर आप अकेले घर में, कोई पूछने वाला नहीं, आप बीमार हैं, आपको खुद ही उठ के करना होता है तो। लेकिन अगर कोई है, सास हैं आपकी, आपके घर में कोई और लोग हैं, आपकी नंद है, छोटी बड़ी जो भी है, देवरानी जेठानी, अगर वो आपके साथ हैं तो वो आपको बीमारी में देख लेंगे, आपके बच्चों को संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा केटर नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो भी बड़ों को चाहिए कि खुले दिल से उनको जाने दिया जाए और उनको फिर वही मोहब्बतों को कायम रखते हुए एक दूसरे के साथ अपना जो रिश्ता है उसको अच्छे तरीके से संभालते हुए जाने देना चाहिए कि ठीक है, अगर आप ऐसे ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हो तो गुजारो, लेकिन एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, खुशी से रहें। यही असल रूह है तमाम रिश्तों की, हमें इस्लाम ने भी इजाज़त दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से आर पार के बैठ जाएं, एक दूसरे से कीना रख के बैठ जाएं। यहाँ मामलात ख़राब होते हैं, चाहे अलग रहते हुए हों, चाहे वो साथ रहते हुए हों। तो मकसद सिर्फ यही कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं, उसमें मोहब्बत और शफ़क़त और जो चाहत है उसके ज़रिए जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो हमारे कोई भी रिश्ते हों, तो हमारे वो रिश्ते अच्छे तरीके से भी गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर होती है। थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर कमिंग इन द शो, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।